ये एक फैक्ट है कि मोस्टली लोग 80 to 90% पीपल ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। वार्निंग जोन में खड़े हो, सुधर जाओ, समय है, जो भी गड़बड़ कर रहे हो उसे बंद करो, हेल्थ की तरफ देखो एंड यू कैन एक्चुअली गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। Can you educate us what is PCOD, what is PCOS and what is the difference between the two? पीसीओडी अपने आप में एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। आप उसे जड़ से नहीं उखाड़ के फेंक सकते। कई बार ना बहुत टॉल क्लेम्स मिलेंगे आपको, रिवर्स कर दी, खत्म कर दी, जड़ से मिटा दी। येस यू कैन ब्रिंग इट टू नॉर्मल, बट उसको मैं ये कहना कि जड़ से उखाड़ दी, जड़ से तो जब उखड़ेगी ना जब जीन उखड़ जाएगा। सो आई वुड रादर से दैट वी हैव कम टू रिमिशन। आप एंटीबायोटिक खा रहे हो ताकि वायरस मर जाए, मैं कहूँ अपने कमरे में ऑल आउट जला के सो रही हूँ ताकि चूहा ना घुसे। अच्छा नॉट पॉसिबल। वी आर डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पॉपुलेशन लेवल पे पॉपुलेशन लेवल पे। बहुत इंडियन पॉपुलेशन ने तो अपने एग योक ही खाने बिल्कुल बंद कर दिए, फेंक देते हैं, नॉट नोइंग दैट इट इज सच अ न्यूट्रिएंट डेंस थिंग। ब्रेन बहुत कैलोरीज खाता है, करीबन 18-20%। यस, मेजर चंक ऑफ कैलोरीज। इनफैक्ट ट्राइग्लिसराइड्स भी खाता है ब्रेन, यू नो, विच इज अ गुड थिंग। सो स्टे एक्टिवली, यू नो, एटलीस्ट मेंटली ऑल्सो। माइंडलेसली चीजें नहीं करनी, जैसे पड़े हैं टीवी देख रहे हैं, चला लिया, कोई दिमाग नहीं लग रहा। शुगर तो अच्छी चीज होती है बट ये सब तो गड़बड़ हो रहा है। अगर हम जो आज कर रहे हैं ना, अगर ये करते रहे तो हम चाइना को पार कर सकते हैं। वी कैन बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बाय 2045। वेलकम बैक टू MHB बाइट्स। आई एम योर होस्ट आशीष। आज का एपिसोड स्पेशल है। वैसे तो हर एपिसोड स्पेशल होता है बट आज एक्स्ट्रा स्पेशल, क्योंकि आज की गेस्ट हैं डॉक्टर प्रीति, माई स्कूलमेट एंड अ वेरी डियर फ्रेंड फॉर 35 years नाउ, एंड शी इज अ डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल 15 साल से। सोचो कितना एक्सपीरियंस है। तो वही नॉलेज वो आज आपसे शेयर करेंगी। बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप, मैं और हर फैमिली में कोई ना कोई जूझ रहा है। सो गाइज लेट्स बिगिन। हेलो प्रीति, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो लेट्स बिगिन। पहले थोड़ा बताओ अपने प्रोफेशन के बारे में। व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वर्क, कैसा है? ओके, सो आई एम एन MD और जो मेरी ब्रांच है वो बोलने में जितनी टंग ट्विस्टर या माइंड ट्विस्टर है, मेरा काम भी कुछ ऐसा ही है। सो आई एम एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, यस, एंड अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। वाओ। सो आम लोगों को क्या समझ आएगा? नॉर्मल डे पे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मीन्स मैं लोगों को आई प्रोवाइड एनेस्थीसिया, सर्जरीज के अराउंड बेहोश करना, उनके दर्द का ख्याल रखना, पेन फ्री रखना, एंड वर्किंग इन ICUs एंड टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स इन emergencies. So working with ventilators, taking them on and off, working in pandemics like COVID-19. And regular day would start with, you know, something like pre-operative assessment of the patients. So that would include their medical history. उनको क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं, देयर टेस्ट, उसके बाद क्या उनके इशू हैं, क्या ऑपरेशन होना है, एंड इट्स अ हेड टू टो एग्जामिनेशन। पूरा सर से पैर तक आई एग्जामिन पेशेंट्स एंड आई मीन, सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत समय लगता है बट इट्स वेरी क्विक। वी आर ट्यून टू डूइंग दैट. So that is what is called experience. So after that, like I work with a lot of surgeons, all kind of surgeons, starting from orthopedics, gynecology, ophthalmology, तो जिस भी डॉक्टर को ऑपरेशन चाहिए, they call you. उनको एक एनेस्थेटिस्ट चाहिए, even up to heart surgeries, brain surgeries. बात वहाँ नहीं खत्म होती, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। लोगों को लगता है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने एक इंजेक्शन लगाया, बेहोश किया और काम खत्म। नो, सर्जन इज बिजी ऑपरेटिंग, he'll be cutting, ब्लड भी लॉस होगा, एंड ऑब्वियसली सारा फोकस ऑपरेशन पे है। अच्छा, बट मेरा काम क्या है? मेरा काम है उस मरीज को स्टेबल रखना, उसको वाइटली स्टेबल रखना, उसकी सांस पे ध्यान देना, उसकी धड़कन को मेंटेन करना, बेसिकली उसको सेहतमंद और जिंदा रखना। सो बेसिकली प्रीति, हर ऑपरेशन आपकी देखरेख में होता है? बिल्कुल, है ना। मैं नहीं सोचता था कि इतना इंपॉर्टेंट काम है। मुझे लगा कि एक इंजेक्शन आप लोग देते हो बेहोश करके और फिर आप अपने AC कमरे में जाके बैठ जाते हो। एक्चुअली सर्जरी इज़ नॉट मेड ईजी, बट मैं कहूँगी सर्जरी पॉसिबल ही एनेस्थीसिया की वजह से है। वाओ, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक मेरा काफ़ी जेनेरिक मेरा सवाल आपसे हमेशा होता है कि जैसे लास्ट वीक हमने वी वर हैविंग शूट, और शूट के बाद मैंने चिल्ड डाइट कोक पी ली, ठीक है, और मेरा गला उसी टाइम पकड़ गया, जैसे यूजुअली लोग बोलते हैं, right. और उसी टाइम मुझे महसूस हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट डे my throat was paining badly and I knew that I am having viral now, और 2-3 दिन मेरे गए। I'm sure काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, but can you explain what is the science behind all this? See, viral, it's a typical example. ये एक वायरल डिजीज़ का टिपिकल एग्जाम्पल है।
वायरल डिजीजेस बेसिकली जब होती हैं जब हमारी इम्यूनिटी लो पॉइंट पे आ जाती है। लो पॉइंट पे आना जब हम बहुत थके हों, अचानक से वेदर चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे सपोज अभी गर्मी है, एक बंदा बाहर से आ रहा है चल के एंड आते ही फुल ब्लोन एसी वाले कमरे में घुसा, तो दे वेरी ब्राइट चांसेस कि 2-4 छींके मारे एंड जैसा आपने बताया ना अभी कि उसके बाद गले में कुछ खराश हुई एंड देन शाम तक बुखारी हो गया। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन व्हेन इट इज़ बिकॉज ऑफ द वायरस इलनेस। उसमें होता क्या है, सारा रोल बेसिकली कोल्ड एयर, कोल्ड लिक्विड करता क्या है कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो हमारे इनसाइड ऑफ आवर माउथ, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे माउथ के अंदर, गले में, दैट इट सेल्फ इज़ अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन। वो एक पूरे ऑर्गन की तरह काम करती हैं। So and protects us from what? इन्फेक्शंस, इट्स अ बैरियर फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन का ड्राई होना, म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम होना, जैसे ठंडा पिया अचानक से ब्लड वेसल सिकुड़ गई, ब्लड सप्लाई कम हुई फॉर सम मिनट, सो इन सब से इरिटेशन होगी एंड वायरस विल काइंड ऑफ बी एबल टू एक्टिवेट देमसेल्व्स इनसाइड आवर बॉडी। वायरस वैसे भी है ना, दे आर नॉट अलाइव व्हेन दे आर आउटसाइड ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, दे नीड अ होस्ट मैकेनिज्म टू रेप्लिकेट। तो अलाइव नहीं, मतलब दे आर डेड आउटसाइड। दे आर लाइक नॉन सेलुलर मटीरियल, प्रोटीन के बने होते हैं एंड द मोमेंट दे एंटर अ ह्यूमन बॉडी, मतलब बाहर अकेले पड़े हैं, मान लो इस टेबल पे वायरस है तो वो वायरस है होगा तो ये वायरस क्या है, ये बेचारा एक अकेला वायरस है, ये अपनी फौज नहीं खड़ी कर सकता, ठीक है। तो इसको अगर किसी भी कारण से, ऑब्वियसली हम सांस ले रहे हैं और जब तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तभी भी हम पे अटैक नहीं कर सकता। सो दोज सडन चेंजेस इन टेम्परेचर विद कोल्ड वाटर, कोल्ड एयर, ठीक है, मौसम बदली, है ना, सो ऑल ऑफ दैट, या फिर ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाए, उसमें भी ये पनपते ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे मानसून के आसपास भी हम बीमार होते हैं, राइट। तो होता क्या है कि दे एंटर आवर बॉडी एंड विद आवर सेल्युलर मैकेनिज्म दे बिगिन टू रेप्लिकेट, ये एक से मल्टीपल हो जाते हैं एंड ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर देते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ अ वायरल डिजीज गोज ऑन। ओके, सो पहले 10 साल पहले जब मुझे ये सब होता था एंड आई यूज्ड टू कॉल यू एंड मैं बता देता था कि मैंने यार वो अजिथ्रोमाइसिन ले ली और मुझे आराम है, तूने तो फ़ोन उठाया नहीं तो मैंने खुद से ले ली। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज़ दिस, फिर यू टोल्ड मी कि ये नहीं लेनी चाहिए, खुद से ठीक हो जाए तो अच्छा है, राइट। सो क्या साइंस है इसके पीछे? ओके, अब देखो, मैंने कहा ये लो इम्यूनिटी की सेटिंग में होता है और ये वायरस है। एंटीबायोटिक मीन्स दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स बैक्टीरिया, दे आर एंटीबैक्टीरियल्स इन रियल सेंस। अब बायोलॉजी याद आई, अब बायोलॉजी याद आई, वायरल, बैक्टीरिया एंड फंगाई अलग अलग होते हैं, है ना। हम उनको मिक्सअप कर देते हैं, हम सोचते हैं गला खराब हुआ है तो कोई इन्फेक्शन है, एंड आई थिंक हर कॉमन आदमी के लिए इन्फेक्शन इज इक्वल टू बैक्टीरिया, बट एंटीबायोटिक होती है स्पेसिफिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल्स। अब सोचो, मैं कहूँ अपने कमरे में ऑल आउट जला के सो रही हूँ ताकि चूहा ना घुसे, अच्छा आप एंटीबायोटिक खा रहे हो ताकि वायरस मर जाए, नॉट पॉसिबल, एग्जैक्टली। ठीक है। सो आपने एंटीबायोटिक ली, आप ठीक भी हो गए, हो सकता है, होना तो है ही ठीक। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज हो सकती है कि वो ठीक ही होनी थी, या ये प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज प्लेसिबो इन जनरल इज फेथ बेस्ड मेडिसिन। मैंने आपको 4 शुगर की गोली दे दी और कहा आशीष ये बहुत अच्छी दवाई है, ये खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। दवाई पे विश्वास किया और आप ठीक हो गए? दवाई पे नहीं, डॉक्टर पे। अच्छा, ओके। हाँ, दवाई पे भी हो सकता है, या प्रॉब्ली ऑब्वियसली दवाई एक ऐसे बंदे से आ रही है जिस पे आपको फेथ है दैट दिस पर्सन विल हील मी, राइट। तो मैंने आपको दी एंड यू हैव ट्रस्ट इन मी, आप ठीक हो जाओगे। सो व्हाट आई मीन टू से इज इवन प्लेसिबो वर्क्स, ठीक है। तो अब एंटीबायोटिक का नुकसान क्या हुआ ऐसे में? एक तो यू लॉस्ट योर मनी, आपने खरीदी, सो इट्स द फार्मेसी कंपनीज, राइट। दूसरा क्या हुआ सबसे मेजर नुकसान जो आपको हुआ? यू टुक एंटीबायोटिक्स, अब कोई तो बैक्टीरिया मारेंगी वो, सो आपकी गट में देर आर समथिंग कॉल्ड एज गुड बैक्टीरिया, जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्डिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो मेक विटामिन B12, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट आज के दिन बहुत सारी डिजीजेज, सेरोटोनिन भी बनता है, सेरोटोनिन भी बनता है। इनफैक्ट दैट इज व्हाई यू सेड सेरोटोनिन। सो अ मेजर चंक ऑफ डिप्रेशन इज ड्यू टू बैड गट, ओके, ठीक है। तो अब आपने एंटीबायोटिक खा ली, मिस डायरेक्टेड गोली थी और उसने गुड बैक्टीरिया मार दिए। सो नाउ यू इन्वाइटेड सो मेनी मोर प्रॉब्लम्स, आपके गुड बैक्टीरिया मर रहे हैं। तीसरी चीज़, ये एंटीबायोटिक आप नहीं खा रहे,
करोड़ों लोग खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वी आर सबके डेवलपिंग, बैड बैक्टीरिया मर रहे हैं ना, और गुड बैक्टीरिया वो तो मर ही रहे हैं, चलो वन थिंग, बट मास स्केल इन द कम्युनिटी इज वी आर डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पॉपुलेशन लेवल पे। पॉपुलेशन लेवल पे। जिस दिन आपको सच में ज़रूरत पड़ेगी उस दिन भेड़िया आया हो जाएगा। शेरा शेर आया, ठीक है, या भेड़िया आया, वट है ना, उस दिन वो असर नहीं करेगी। इनफैक्ट अ लॉट मोर एंटीबायोटिक्स माइट गेट रेजिस्टेंट, एंड एक्चुअली एक एंटीबायोटिक बनाने में बहुत साल लगते हैं। द R&D इज़ ह्यूज, द मनी बिहाइंड दिस इज़ ह्यूज, और हम उसको रुइन कर देते हैं बाई ईटिंग इट ऑन आर विम्स एंड फैंसीज। दिस कॉल्ड एज एंटीबायोटिक अब्यूज, नॉट यूज। सो इंडियंस हैव अ हैबिट ऑफ पॉपिंग एंटीबायोटिक्स, कुछ भी हो जाए। यस, सो इंडिया इन जनरल at population level is becoming antibiotic resistant. yes, not just India, it's world over, I guess. Yes, Acha. in other countries there are regulatory mechanisms in place. You can't just go buy one antibiotic on your own. But India में तो yes, you can order it online as well. घर आ जाएगी, शॉप पे भी नहीं जाना। तो ओवर द काउंटर यहाँ पे ज़्यादा इजीली है ना? यस, तो बेसिकली इसमें तो मेन यही है कि वी एजुकेट द पॉपुलेशन, एंड सेकेंड इज पॉलिसीज रिगार्डिंग एंटीबायोटिक यूज। चलो, दैट वाज सुपर हेल्पफुल। आज क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रीति। सो एज आई सेड दैट 98% ऑफ आवर क्लाइंट्स, माई हेल्थ बडीज क्लाइंट्स आर विमेन, ठीक है, और 40 to 50% of them have some kind of hormonal issues. Okay. Say PCOD, PCOS, Correct. right? So, can you educate us what is PCOD, what is PCOS, and what is the difference between the two? Okay. So, like you said, कि विमेन को इशू है, ऑफ कोर्स ओवेरियन इशू है, विमेन में ही होंगे। प्रॉब्लम क्या है कि पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यहाँ जो मेन फ़र्क है वो हमको समझना है, डिजीज़ क्या है और सिंड्रोम क्या है। बाकी चीज़ें मैं समझा दूँगी। डिजीज़ होती है एक सिंगल बीमारी, है ना, जैसे मैंने कहा बुखार हो गया, इट्स अ डिजीज़, है ना। सपोज फीवर हो गया, सपोज नाउ विद दैट फीवर उसके साथ में मान लो प्लेटलेट भी कम हो रहे हैं, और टेस्ट कराने पे सपोज वो फीवर सिर्फ डेंगू आया, तो हमें लगा कि डिजीज़ इज़ डेंगू फीवर, एक बीमारी है। अब उसी डेंगू फीवर में आपने सुना भी होगा बहुत बार, प्लेटलेट्स बहुत गिर गए, ब्लीडिंग हो रही है। सो नाउ दैट इज़ डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम, मतलब डेंगू बुखार के साथ प्लेटलेट गिरना, शरीर में खून बहना अंदरूनी। ये तीन अलग अलग चीज़ें हो गई। ये बहुत और कारणों से भी हो सकती थी, बट इफ़ दे अकर टुगेदर तो उसे हम सिंड्रोम का नाम दे देते हैं। ओके। सो ऐसी 2-3 बीमारियां जब एक साथ होने लग जाएं विद रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, कि वो एक पैटर्न बना लें, उसको हम सिंड्रोम का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब वापस आते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये एक बीमारी है जिसमें बेसिकली जो हमारी ओवरीज होती हैं वो एग रिलीज़ करती हैं हर मंथ, बट इसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल्स हैं वो मेच्योर ही नहीं हो पाते, इमेच्योर फॉलिकल रहते हैं, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और मोस्टली एग भी रिलीज़ नहीं होता, तो इरेगुलर मेंसेस हो जाएंगे। एंडोमेट्रियम थिकनिंग, जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, उसकी जो थिकनिंग होती है, जो वॉल होती है, वो थिक होती रहती है, तो बेसिकली और भी तरह तरह के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया पीसीओडी। ये गर्ल्स में स्पेशली अराउंड 16 ईयर्स ऑफ एज से भी स्टार्ट हो सकती है, एज लो एज 16, इनफैक्ट और भी कम में हो सकती है, बट एवरेज एज इज 16 से 20 साल। उसके बाद ऐसा नहीं कि बीमारी ख़त्म हो जाती है, बट दैट इज़ द मोस्ट कॉमन एज जहाँ पे ये मैक्सिमम होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने बोला इरेगुलर मेंसेस होना, अब इस इरेगुलर मेंसेस होना, इमेच्योर फॉलिकल्स होना, अगर इसके साथ में एंड्रोजन बढ़ जाएं शरीर में, एंड्रोजन मीन्स टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है, फीमेल्स में एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो टेस्टोस्टेरॉन बढ़ जाना, फेस पे दाढ़ी वाले एरिया में फेशियल हेयर उगना, वो उसी वजह से होंगे, उसी वजह से होते हैं, है ना। चिन के आसपास हेयर आ जाना, एक्ने होना, अगेन टेस्टोस्टेरॉन इंड्यूस थिंग, राइट। मेल पैटर्न बॉल्डनेस, मतलब टेम्पोरल एरिया से बाल गायब होने शुरू होना, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड वेट गेन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बेसिकली एक तरीके से ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट हो जाती है, पीसीओएस। सो कहने का मतलब ये है पीसीओएस में बहुत चीज़ें ऐड हो गई और ये बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी बन गई, ओके, नॉट एज सिंपल एज पीसीओडी।
और अगर आप ये पूछो कि कितने लोगों को हो जाती होगी, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि आई वुड से कम 6 to 22% गर्ल्स, गर्ल्स, yes, and young women are suffering from it. And Okay. many of them don't even know they are suffering from it unless they try to get pregnant और वो नहीं हो पाती. So awareness भी बहुत लो है, कहने का मतलब ये है. ओके. एंड इसका कारण क्या है, मतलब पीसीओडी का, व्हाट इज द अंडरलाइन कॉज? ओके, सो कॉज देखो, एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब अनुवांशिक, मीन्स हमारे जो जीन्स हैं उनमें ही कुछ पैदाइशी एरर हो गया. ओके. सो वी आर बॉर्न विद दैट टेंडेंसी. सेकेंड इज, मेन रीज़न तो देखो यही है, उसके अलावा देर आर मेनी रीजन्स, द रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट आप ये कह सकते हो कि यू आर बॉर्न विद द टेंडेंसी टू हैव पीसीओडी. ओके. फिर उसके बढ़ने के कारण हैं बाकी, जैसे एनवायरमेंटल है ना, जैसे मैं हाई फैट डाइट ले रही हूँ, सो ओबेसिटी वाज ऑलरेडी अ रिस्क फैक्टर कि मैं पीसीओएस की तरफ चली जाऊँ, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाए. ठीक है. फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इंक्रीज हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे मैंने कहा कि फीमेल हार्मोन कम हो गए, मेल हार्मोन बढ़ गए किसी भी कारण से बॉडी में. सो ऑल ऑफ दीज, सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन था एंड बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल जो Yes. हमारा है उसकी वजह से वो उभर के सामने आया था. सामने एंड देखो, सामने वो जेनेटिक वजह से भी आएगा कभी ना कभी, बिकॉज अच्छा. इट इज़ इन योर बॉडी. देखो, जेनेटिक का मतलब ये क्या होता है, हमारे जीन्स में खास बात क्या होती है, देयर इज एन एक्सप्रेशन टाइम, मतलब देयर इज अ टाइमर सेट. हम टाइम बॉम्ब है हमारी बॉडी. कितने टाइम के बाद वो दिखना शुरू होगा. कब वो बॉम्ब फटेगा, अच्छा. यू नो, आप में पीसीओडी का एक जीन आया हुआ था, अब वो कब एक्टिवेट होगा, Okay. कब दिखना शुरू होगा. सो देर इज अ काइंड ऑफ, यू नो, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स कि वो जीन कब ट्रिगर होता है. सो जब वो ट्रिगर हो जाएगा तब हमको पीसीओडी के लक्षण आ जाएंगे. बट हाँ, उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है ना, कि हमको ये पता चले कि हमें पीसीओडी हो गया. ओके. या एंड अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इज, ये शहरों में, या बिकॉज यू वर्क इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो हाउ डू यू सी देर इज देर एनी डिफरेंस कि शहरों में ज़्यादा है, गाँव में ज़्यादा है, या सेम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता? ओके, डेफिनेटली फ़र्क है. हालांकि रूरल एरियाज़ भी हमारे इतने रूरल नहीं रहे. हाँ. दे आर कैचिंग अप. अच्छी बात है. हाँ, अच्छी बात है, बट अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो ख़राब बात है. ख़राब इसलिए है क्योंकि ये जितनी भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, उसमें एक बहुत बड़ा रोल अर्बनाइजेशन का है. ओके. और अगर रूरल और अर्बनाइजेशन को मैं जस्ट 2 वर्ड्स में कहना चाहूँ तो मैं कहूँगी रूरल लाइफ इज़ सिंपल एंड अर्बन लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स. बस ये फ़र्क है. तो सिंप्लिसिटी हमेशा विल टेक यू टूवर्ड्स हेल्दियर रास्ते, एंड अर्बनाइजेशन, क्योस, कॉम्प्लेक्सिटी, भागा दौड़ी, स्ट्रेस, सब फिंगर टिप्स में मिलता है, बट एट अ कॉस्ट. At a आपको लगता है बड़ी आसानी से आ गया, नहीं, बहुत महंगा पड़ता है. लॉन्ग टर्म पे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. यस, यस. सो प्रीति, एक और रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत हमारा ऑडियंस पूछता है, क्लाइंट्स पूछते रहते हैं बडीज से, कि आर देयर एनी फूड्स टू बी अवॉइडेड व्हेन दे हैव पीसीओडी? अवॉइड थोड़ा हार्श टर्म हो जाती है. एज अ डॉक्टर मैं ये कहूँगी, येस, देखो, सोया थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकता है. क्यों? क्योंकि सोया जो होता है उसमें फाइटो ईस्ट्रोजन होते हैं. फाइटो मीन्स प्लांट बेस्ड. तो बॉडी कई बार क्या होती है, आप बाहर से सोया खा रहे हैं, बॉडी हो सकता है कंफ्यूज हो जाए और बॉडी सोचे बहुत ईस्ट्रोजन है मेरे पास, एंड एक्चुअली स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग लेस इन अ सेटिंग ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. ओके. ऑलराइट. सो किसी फॉर्म में भी होता है, लाइक एनी फॉर्म ऑफ सोया, या कुक्ड, वो सब का भी चक्कर है, और अमाउंट का भी चक्कर है क्या यहाँ पे? देखो, मेन मैं कहूँगी अमाउंट का चक्कर है. Okay. है ना, इट्स ऑलवेज क्वांटिटी. ओके. I like to always quote a very famous poet, Rumi. She once said कि anything taken in excess is poison. ओके. ठीक है. डोज मेक्स द पॉइजन, ये हमारे में यूज़ होता है. Okay. न्यूट्रिशन में. Okay. तो उसमें भी आई लाइक टेक इट अ लिटिल फर्दर. सिर्फ खाने तक क्यों रोकना है उसको? सो आई ऑलवेज गिव एनालॉगी कि देखो, ज़्यादा प्यार भी जहर बन जाता है, ज़्यादा गुस्सा भी जहर बनता है. वो कहते हैं ना भाई, दोस्ती भी हिसाब की रखो, दुश्मनी भी हिसाब की. सो लाइक दैट एंड सो ऑन. कहने का मतलब ये है, खाना जनरली इटसेल्फ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. हम खा कैसे रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम. बट येस, यू नीड टू वॉच फॉर सोया एंड समटाइम्स मिल्क. समटाइम्स आई डोंट से कि मिल्क हटा दो, थोड़ी बेवकूफ़ी लगेगी. मिल्क में बहुत बेनिफिट्स हैं, प्रोटीन है, कैल्शियम है, राइट. सो वाई शुड वी, एंड people might just enjoy it in different forms. So Specifically in our
यस side हमारे of the कल्चर world. में Yeah. नॉर्थ इंडिया में तो दूध दही के बिना काम बात नहीं बनती. तो आई वुड नॉट से बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा कि दूध हटा दो. सो वन वेरी गुड अप्रोच इज कि आप फाइंडिंग द राइट बैलेंस. आप उस खाने को इंट्रोड्यूस करो, स्लोली बिल्ड इट अप, लिसन टू योर बॉडी. आपकी बॉडी आपको बता रही होती है, आपको सुनना होगा. एंड देन यू काइंड ऑफ कम बैक टू दैट राइट अमाउंट ऑफ सोए और मिल्क जो आप ले सकते हो. ठीक है. और दूध का भी बेसिकली काफ़ी लोगों को क्या होता है, लाइक वार्म विल कॉज प्रॉब्लम ऑफ ब्लोटिंग बट कोल्ड मिल्क विल नॉट. तो यू कैन प्ले अराउंड द अमाउंट, द टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ. एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा. बट ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स पे ब्लैंकेट बिलीव मत स्टेटमेंट करो. पे नहीं जाना. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इसको बंद करो अनलेस डिस्क्लेमर अनलेस यू आर अलर्जिक टू इट. एग्जैक्टली. ओवरटली अलर्जिक कि आपने इधर खाया और आपकी बॉडी पे लाल दाने निकला है, आपको सांस नहीं आ रही, एंड यू हैव टू बी रश टू अ हॉस्पिटल. दैट्स कॉल्ड एज फूड एलर्जी. है ना. तो कोई इसको गलत ना समझे. फूड एलर्जीज में प्लीज ध्यान रखें. बट इफ यू आर नॉट एलर्जिक देन थ्रोइंग आउट अ फूड इज नॉट अ गुड आइडिया. ओके. यू मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल. यस, यू लूजिंग आउट ऑन द बेनिफिट्स. हाउ अबाउट ग्लूटेन? बहुत लोग पीसीओडी में ग्लूटेन भी, बिकॉज वो ये इन्फ्लुएंसर बोलते रहते हैं कि हाँ ग्लूटेन भी हटाना, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो. ग्लूटेन भी आता है उस लिस्ट आई में. वुड अगेन मैं कहूँगी नहीं. Okay. क्यों हटाना है. ठीक है. ग्लूटन, यस मैनी पीपल माइट बी एलर्जिक टू इट. वन थिंग, बहुत लोगों में आज के दिन मैल अब्जॉर्प्शन भी है ग्लूटेन के लिए. बट उसमें क्या होगा ना, आपको ग्लूटेन खाते ही यू वुड लाइक टू रन टू वॉशरूम में भी. ठीक है. मतलब आपको लगेगा कि मैं फ्रेश नहीं हुआ. फ्रेश होने के बाद भी आपको ब्लोटिंग लग सकती है, आपको लग सकता है नॉजिया हो रहा है. अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको आ रहे हैं देन इट्स बेटर यू मीट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ना कि खुद डॉक्टर बने और उसको हटा ही दें. हाँ, इफ इट इज़ नॉट adjusting to your body's likings, तो ग्लूटेन कैन समटाइम्स कॉज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. ठीक है. बट वो आप डॉक्टर से मिले, सलाह लें एंड लेट देम फाइंड इट आउट कि इंटेस्टाइन में उसकी वजह से कोई सूजन तो नहीं हो रही, वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कॉज कर रहा. अगर वैसा है तो येस, व्हाई नॉट. वी माइट हैव टू स्विच टू अदर ग्रेन्स और वी माइट हैव टू रिड्यूस द अमाउंट्स अगैन. तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि इन्फ्लेमेशन यहाँ हम पीसीओडी में वैसे भी लेवल कम रखना चाहते हैं. पीसीओडी अपने आप में एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ाती है. सो प्रीति, इन्फ्लेमेशन से कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इन्फ्लेमेशन इज? और ये अक्यूट एंड क्रॉनिक ये सब भी आजकल बहुत पढ़ने में आता है इन्फ्लेमेशन के बारे में. इन्फ्लेमेशन बेसिकली काफ़ी लोग सोचते हैं इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन इज़ लाइक इंटरचेंजेबल. इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन होती है. ओके. ध्यान से सुनना. इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन होगी, बट एवरी इन्फ्लेमेशन इज़ नॉट एन इन्फेक्शन. ओके. ठीक है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फ्लेमेशन का कारण इन्फेक्शन हो. ठीक है. इन्फ्लेमेशन अगर मैं एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि शरीर में अंदरूनी एक सूजन, जलन, ठीक है, हर एक सेल बेसिकली थोड़ा सा तकलीफ में है. वहाँ थोड़ी सी स्वेलिंग है, रेडनेस है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है लोकल. सो दीज आर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड द बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट समथिंग विच इट इज़ नॉट लाइकिंग. ठीक है. जैसे रेज्ड ब्लड शुगर में इन्फ्लेमेशन मिलेगी. ओके. मोटापे में इन्फ्लेमेशन मिलेगी. ठीक है. स्ट्रेस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में, जो हम कहते हैं ना कि आजकल बहुत परेशान चल रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो प्रॉबली यू आर लाइक इन अ हाई इन्फ्लेमेशन स्टेट. योर बॉडी इज एक्चुअली नॉट फीलिंग वेल. अक्यूट और ये क्रॉनिक. क्रॉनिक, ओके. अक्यूट मतलब अभी अभी जैसे चोट लगी, मैं गिर गई, मेरा घुटना सूज गया, बाहर से तो चोट नहीं लगी बट अंदर हो गई, दैट्स अक्यूट. अभी अभी हुआ, लाइक आई कैन फाइंड अ रीजन राइट नाउ. क्रॉनिक क्या होता है, जो सालों साल, जैसे स्ट्रेस है. स्ट्रेस लोग सोचते हैं स्ट्रेस माने झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, कोई लॉस हो गया. नॉट दैट. स्ट्रेस मैं कहती हूँ बॉडी, अगर आप टाइम से नहीं सो रहे, आप रोज़ 2 बजे सोते हो, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेस. उससे अच्छा आप लड़ लो किसी से दिन में. ठीक है. So that kind of stressors which are like chronic in our routines, we're not tending to, वो क्या करेंगे ना, वो chronic level पे एक low grade inflammation, वो आपका baseline बन जाता है. Okay. ठीक है.
एंड दैट इन्फ्लेमेशन इज कॉन्स्टेंटली हार्मिंग यू स्लोली. वो कहते हैं ना, अंदर से कुछ खा रहा है इसको, वो शायद इन्फ्लेमेशन उसे खा रही है. सो आवर एल्डर्स वर नॉट रॉन्ग व्हेन दे सेड, जब कोई आदमी परेशान होता है कि शायद कोई बात है जो इसे खा रही है, परेशान कर रही है अंदर ही अंदर. So body might actually be being, eaten up in the sense that it is in a state of inflammation. But not all inflammations are bad. I am going to work out. Yeah. मैंने अच्छा वर्कआउट किया, अच्छा वेट उठाया. That is also will produce some kind of inflammation. Temporary. That's temporary. हाँ. And it is good in fact. It is good. Also like fever हुआ जैसे. अभी हम बात कर रहे थे ना, you said मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक लिया, गला खराब हो गया, बुखार हो गया. अब हमने वायरल की बात करी थी कि वो वायरल था, फीवर था. फीवर क्यों हो गया? बॉडी को फीवर क्यों करना पड़ा? वो बॉडी ने क्या करा, वायरस घुस गया, इट्स एन एनिमी. अब दुश्मन आएगा तो हथियार भी बनाने होंगे, फौज भी खड़ी करनी पड़ेगी. एंटीबॉडीज है ना. तो बॉडी ने क्या करा, एंटीबॉडीज करी, और उनको हथियार के तौर पे बॉडी ने क्या करा, साथ में अपना टेम्परेचर रेज कर दिया. ओके. बिकॉज ये जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, ये एक पर्टिकुलर रेंज में जिंदा रहते हैं. वो टेम्परेचर भी उनको मार रहा है. तो मतलब बुखार होना अच्छी चीज़ है. यस, इट्स एक्चुअली योर बॉडी नेचुरली ट्राइंग टू वार्ड इट ऑफ. ओके. बॉडी को भी तो कुछ करना है ना. दवाइयाँ, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स तो बड़े रीसेंट चीज़ें हैं. पहले भी बुखार होते थे, पहले भी कोई ना कोई बीमारी होती थी. तो ऐसा थोड़ी था कि बुखार हुआ और मर गए. कहने का मतलब ये है, हमारी बॉडीज़ में बहुत पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखें. बट फीवर भी, इट इज़ अ 2-edged स्वॉर्ड. एक लिमिट तक ठीक होता है. इन्फ्लेमेशन इफ गॉन बियॉन्ड अ लिमिट, है ना, वो दो धारी तलवार वाली बात. बहुत ज़्यादा होगी तो भी नुकसान करेगी. बट येस, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. बट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन खराब होती है. यस. चलो आगे बढ़ते हैं, और एक और शायद इन्फ्लेमेशन इसमें भी आएगा. लेट अस टॉक अबाउट शुगर, है ना, और मतलब डायबिटीज़. सो इंडिया में मैं कहीं पढ़ रहा था 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, और 13 करोड़ ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज में हैं. तो थोड़ा इसके बारे में बताओ ना कि क्या चल रहा है, ये क्या शुगर है क्या? शुगर तो अच्छी चीज़ होती है, बट ये सब तो गड़बड़ हो रहा है. शुगर खाने में अच्छी होती है, टेस्ट अच्छा लगता है, बच्चों को देते हैं हम, है ना. शुभ मौके पे मीठा खिलाते हैं, एंड सो ऑन. कुछ मीठा हो जाए. यस. सो शुगर का लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने कहा 10 करोड़ लोग, छोटा नंबर नहीं है. इट्स लाइक ह्यूज. आप सोचो 10 करोड़ लोग एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को नहीं लगती, फिर भी इतनी जनता को है. इमेजिन. सो दैट्स अनदर सॉर्ट ऑफ अ एपिडेमिक, और रादर आई विल कॉल पेंडेमिक. पेंडेमिक होता है जब वर्ल्ड ओवर हो रहा हो. ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है, बट शायद इंडिया इज बेस्टोर्ड विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल. तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है. हालांकि हम दूसरे नंबर पे हैं डायबिटीज़ में. नंबर 1 इज़ चाइना. यस, नंबर 1 इज़ स्टिल चाइना. और ये प्रोजेक्टेड है कि अगर हम जो आज कर रहे हैं ना, अगर ये करते रहे, लाइक द रॉन्ग दैट वी आर डूइंग, इफ वी कंटिन्यू डूइंग, तो हम चाइना को पार कर सकते हैं. वी कैन बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बाई 2045. तो अभी बहुत प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ICMR के प्रोग्राम चल रहे हैं रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसमें डायबिटीज़ नंबर 1 है. वुड यू बिलीव 21 में, देखो कोविड याद होगा, दे वर लाइक n नंबर ऑफ डेथ्स. इट वाज अ मेहम. मैं भी बाल बच गया था. I mean, there are stories with everybody in every household, right? बिल्कुल. फिर भी आप, what do you think, उस साल कोविड से लोग ज़्यादा मरे होंगे या डायबिटीज़ से? I guess डायबिटीज़ से. सुनने में शायद ऐसा लगेगा कि यार कोविड से ज़्यादा तो नहीं ही किसी चीज़ ने मारा होगा. बिल्कुल. बट डायबिटीज़ स्टिल साइलेंट किलर है. यस, साइलेंट किलर. तो what is happening inside our body? ये डायबिटीज़ क्या है? करेक्ट. साइलेंट क्यों बोल रहे हैं? हो क्या रहा है हमारी बॉडी में? शुगर हम खा रहे हैं, या जो भी हम खा रहे हैं, अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं या फैट्स हैं, अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो हमारी ज़रूरत की है वो तो यूज़ हो गई. अब ऑब्वियसली यूज़ भी, सपोज यू आर रनिंग 5 किलोमीटर्स, आपने थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर ली. मैं कुछ नहीं करती, मेरी कम यूज़ हुई, बट खाई हमने सेम. सो नाउ मेरी बॉडी में धीरे धीरे शुगर का जो लोड है वो मेरी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी. है ना. वो 2 फॉर्म में हो सकता है. इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज की फॉर्म में हो सकता है, या फिर दूसरी टर्म यूज़ करते हैं, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस. ठीक है.
तो दोनों में से कुछ भी मुझे हो सकता है, और एंड रिजल्ट क्या होगा कि मेरी बॉडी में एट अ गिवन पॉइंट नॉर्मल से ज़्यादा शुगर रहने लग गया। अब शुगर से क्या प्रॉब्लम है, रहने लग गया तो क्या? अब देखो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें शुगर तो ब्लड के साथ ही फ्लो कर रहा है, करेक्ट? सो इट्स गोइंग टू ईच एंड एवरी सेल। अब हमारी बॉडी को ऐसे इमेजिन करो कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स से हम बने हुए हैं, और हर सेल पे वो ब्लड जा रहा है। हर सेल को उस ब्लड के साथ शुगर पहुंच रही है। सारी तो अंदर नहीं जा पा रही बिकॉज ज़्यादा हो गई है, हैंडल नहीं हो पा रही। अब वो हर टिश्यू पे जाके शुगर बेसिकली, उसको कहते हैं ग्लाइकेशन। बेसिकली शुगर इज नाउ गेटिंग अटैच टू सेल्स इन आवर बॉडी विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही ग्लाइकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी हो रही है ब्लड में। इनफैक्ट आजकल आपने सुना होगा HbA1c एक टेस्ट आया है, विच इज़ ए बेटर प्रिडिक्टर ऑफ कंप्लायंस ऑफ शुगर, है ना, कि लॉन्ग टर्म आपकी शुगर कितनी रहती है। ठीक है, तो उसके पीछे भी बेसिस यही है कि आपके ब्लड में जब शुगर बढ़ी हुई है तो परसेंटेज ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन अटैच्ड विद शुगर, वो भी बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली जिसमें कम शुगर है उसमें थोड़े कम होंगे, जिसमें ज़्यादा है उसमें ज़्यादा, और जिसमें बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और ज़्यादा, है ना। तो दिस इज़ लाइक एवरेज शुगर। अब जब वो शुगर अटैच होती है, वो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो हम बात कर रहे थे वो हर सेल पे हो रही है। तो उसमें क्या होता है, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवैस्कुलर मतलब बहुत छोटी ब्लड वेसल्स जो हैं, जैसे कि रेटिना, जैसे कि किडनी, ये अफेक्ट होंगी। और फिर रही बात मैक्रोवैस्कुलर, बड़ी ब्लड वेसल्स जैसे कि हमारे हार्ट में जाती हैं, तो ये सब तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ठीक है, तो मैक्रोवैस्कुलर मतलब दिल पे असर आना, हार्ट डिजीजेस का बढ़ना। माइक्रोवैस्कुलर मतलब नर्व प्रॉब्लम्स बढ़ना, हाथ पैरों में सुनपन रहना, हाथ पैरों में अल्सर्स हो जाना, डायबिटिक फुट। वो उसी वजह से है क्योंकि जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं वो माइक्रो हैं। हाँ, वो माइक्रो हैं। और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इतनी हो गई है कि उसमें थ्रोम्बस बनने लगे, रुकावट आने लगी खून में, बह नहीं पा रहा वहाँ तक। ऐसे ही रेटिना, आंखों में अंधापन बढ़ रहा है इसकी वजह से, डायबिटिक्स, रेटिनोपैथी जिसको हम बोलते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनीज पे असर आना विद टाइम। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज़ के ऐसे कोई बहुत शोर मचाने वाले लक्षण नहीं होते, इसीलिए मुझे साइलेंट किलर कहते हैं। धीरे 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 बढ़ती गई, आपकी बॉडी एडजस्ट करती गई। ठीक है, सटल हिंट आएंगे, जैसे बहुत बार यूरिन आना, थके थके रहना, रात में अनईजी फील होके उठना, मोस्टली यूरिन की वजह से ही होता है, बहुत प्यास लगना कई बार। बट ये इतने कॉमन हैं, ये तो कभी भी हो सकते हैं, किसी को भी हो सकते हैं। So we tend to ignore. Yes, we tend to ignore. और ये करते करते बेसिकली आगे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जो भी हमने बातें करी, हार्ट, किडनी, रेटिना, नर्व्स, इन सब पे वो असर चालू था। तो बेसिकली जब डायग्नोस हुए ना, जब पता चला शुगर है, बहुत डैमेज तो हो चुका, गड़बड़ हो चुकी है, गड़बड़ हो चुकी, पता लेट चला। तो कब ये टेस्ट शुरू कर देने चाहिए हमें आइडियली? देखो, इट विल डिपेंड ऑन, ये एक हेरिडिटरी बीमारी भी है। ठीक है, हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक भी है, हेरिडिटरी भी है। तो एम आई करेक्ट टू से दैट अगर आपकी फैमिली में है किसी को तो 5 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं आपके, और समथिंग लाइक दैट? ओके, या सो देखो, फैमिली में होने का मतलब ये है कि अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, योर पेरेंट्स, ओके, ठीक है, आपके मदर, आपके फादर, या दोनों को, अच्छा, तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ, सपोज मेरे घर में किसी को भी नहीं है, थैंकफुली तो बट ऐसा नहीं है कि लाइक अब मैं आई एम लाइक अवे फ्रॉम डायबिटीज टोटली, बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर भी मेरे पे असर करेंगे। इफ आई डू नॉट मेंटेन हेल्दी वेट, है ना। आप अपनी फैमिली में पहले भी हो सकते हो। यस, आप हो सकते हो कि अपनी लीनिएज बिगाड़ दो। ठीक है, थैंक्स टू यू। तो उसमें क्या होगा कि आप बेसिकली, अगर जैसे मैंने कहा मुझे नहीं है, सो I still have those 8 to 10% chances, you know, if my lifestyle is poor. Exactly. अगर मेरे पेरेंट्स में से किसी एक को हो तो आई वुड से कि मुझे 18 to 20% चांस हो जाएगा। अच्छा, राइट, कि वो हो जाए। एंड नाउ कम्स द ट्विस्ट, अगर माँ और बाप, मदर फादर दोनों को है, तो ये फिगर कितना हो जाता होगा? अराउंड 50 to 55% चांसेस होनी ही है, काइंड ऑफ। ओके, बट why are you looking at the, you know, the poor 50% side? There's a brighter 50% side also. आप बचा सकते।
इट इज़ प्रिवेंटेबल. इट इज़ प्रिवेंटेबल. दैट्स द मेन एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि हम इससे इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स है ना हमारे बॉडी में है वो टेंडेंसी है. अगेन जैसे मैं पीसीओडी के लिए कह रही थी कि जेनेटिक कंपोनेंट कि वी आर बॉर्न विद दैट जीन. अब वो जीन कब एक्सप्रेस करेगा और वो जीन में खास बात ये है कि वो एक्सप्रेस कई बार ना भी करे या बहुत लेट करे, आप उसे खींच सकते हैं विद योर लाइफस्टाइल. दैट्स द गुड पार्ट अबाउट इट. जो हम देख रहे हैं इतने नंबर्स, इनफैक्ट आईसीएमआर की स्टडी जिसकी आप बात कर रहे थे जिसमें से आप 10 करोड़ का फिगर आई थिंक प्रॉब्ली इट्स फ्रॉम द सेम स्टडी. वो स्टडी ये कहती है कि इंडिया में हर तीसरे घर में कोई ना कोई डायबिटिक है. हम ये नहीं कह रहे हर तीसरा बंदा डायबिटिक है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड. कई बार क्या होता है ना, इट्स अ रॉन्ग फिगर. हर तीसरा बंदा नहीं, हर तीसरे घर में, हर तीसरे घर में एक बंदा शायद डायबिटिक है. बट दैट्स अगेन ह्यूज यू नो बर्डन. आप ये सोचो, हाँ, एक चीज़ जो हम रोक सकते थे हमने होने दी और उसकी वजह से एक बीमारी में से 10 और निकल रही हैं. सो व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम. और बीच में सोचो कोविड-19 जैसा पेंडेमिक आ गया, ये सब हम झेल ही रहे थे. सो इन अ कंट्री ऑफ यू नो लाइक इंडिया with highest numbers in the world where they say every 7th person is Indian, तो कैसे हैंडल करें? It itself will take away all our resources. So coming back to the question, कब ये टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए हमें? कब से शुरू करें? So हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे ना, तो one thing is identifying, of course maintaining a good lifestyle to prevent it, but हुई कि नहीं ये तो obviously एक टेस्ट से पता चलेगा. बिल्कुल. Right. So generally see if your parents are diabetic, I would say 40 years पे तो डेफिनेटली इफ़ यू आर लाइक अदरवाइज वेरी फिट मेंटेनिंग अ गुड लाइफस्टाइल, प्लीज गो फॉर टेस्टिंग एटलीस्ट एनुअली. ओके, once you turn 40 and you are reasonably fit. Yes, you're reasonably fit. ठीक है. हाँ, अगर फैमिली में कोई भी नहीं है and you're reasonably fit, like going by the book kind of a बच्चा, सारे काम अच्छे से करते हो, खाते हो, पीते हो, एक्सरसाइज, सोना उठना, so I can say कि 45 तक फिर भी आप you can wait and be there. HbA1c is a good test to begin with. आप एक बार कराएं तो आपको पता चलेगा. क्या इसकी रेंजेस हैं? रेंजेस जनरली 5.6 to 5.7 to 6.5% is the range for, like I'm giving you these two figures. So 5.7 से नीचे अगर आ रहा है तो it is like normal. 6.5 से अगर ऊपर आ गया तो यू आर अ डायबिटिक. ये मैं बात कर रही हूँ अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस की. WHO की भी हैं, बट जनरली मोस्ट कॉमनली अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की फॉलो करी जाती है. तो ये फिगर कम्स फ्रॉम ADA, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन. अब एक बीच वाला भी आप देख रहे हो जोन रह गया. 6.5. हाँ, मतलब ऐसे बहुत जनता होगी ना कि वो कहेंगे हमारा तो 6 आया, तो हम क्या समझें. तो यहाँ पे टर्म आती है प्री डायबिटिक. ओके. अब प्री डायबिटिक क्या है? प्री डायबिटिक इज दैट, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि भाई वार्निंग जोन में खड़े हो, सुधर जाओ, समय है, जो भी गड़बड़ कर रहे हो उसे बंद करो, हेल्थ की तरफ देखो, एंड यू कैन एक्चुअली गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना. इट्स लाइक अ गुड वार्निंग जोन. और आप अच्छी बात यह है कि यू कैन एक्चुअली गो बैक ओके टू बीइंग नॉन डायबिटिक. और ये फास्टिंग शुगर और फिर वो भी होता है, व्हाट इज द HbA1c, तो दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब देखो, फास्टिंग तो सपोज अभी यू एंड मी वी आर सिटिंग हियर और हमें ग्लूकोमीटर ले लें, तुमने अपनी चेक करी, मैंने अपनी चेक करी, एंड सपोज हम फास्टिंग थे लाइक 10 to 12 आवर्स. सपोज यू गेट 90, आई गेट 91, है ना. तो मतलब हम दोनों का ये फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया. तो हम क्या कहेंगे, प्रॉब्ली ऑन अ गिवन डेट एट अ गिवन टाइम हमारा ये शुगर था. आगे पीछे की कहानी का कोई मतलब नहीं. एंड एट द सेम टाइम यू एंड मी गेट आर HbA1c डन. ओके. सपोज आपका आया 5, मेरा आया 5.3. तो उसके नीचे एक एवरेज ब्लड ग्लूकोज वैल्यू भी लिखी होगी साथ में. ओके. ये परसेंटेज है जो 5.3 मैं कह रही हूँ, ये एक परसेंटेज है. परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद शुगर मॉलिक्यूल्स. ओके. ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना इकट्ठे सर्कुलेट कर रहे हैं, तो कुछ शुगर तो अटैच होगी. सो नाउ आउट ऑफ दीज परसेंटेज उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वो जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज है वो कितना एवरेज है, मतलब कितने दिन का एवरेज दे रहा है? हाँ, वो लगभग 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर है आपका. सो ये 3 महीना कहाँ से आया? हाँ. राइट.
तो ये कोई मनगढ़ंत नंबर नहीं है, इसमें क्या होता है, फैक्ट ये है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारा खून लाल है, खून को लाल रेड ब्लड सेल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। वाइट ब्लड सेल वो फौज थी जो लड़ रहे थे इन्फेक्शन से। रेड ब्लड सेल इज दी सेल दैट मेक्स ब्लड रेड। वो उसका लाइफ स्पेन अराउंड 3 months होता है, ओके, ठीक है। इसलिए HbA1c वो बनते टूटते रहते हैं। सो एवरेज 3 months के लाइफ स्पैन में बेसिकली कितना शुगर जुड़ा इज प्रोजेक्टेड एज HbA1c, द परसेंटेज। सो दैट इज वाई वो 3 महीने का नंबर आया, राइट। सो HbA1c के रेंजेस हमें पता चल गए। 5.7 से नीचे वी आर फाइन, 5.7 to 6.5 प्री डायबिटिक, खतरे वाली रेंज। ट्रैफिक लाइट की तरह सोच लो, ग्रीन अच्छा, बिलो 5.7, हाँ, येलो स्टॉप 5.7, लाइक थिंक 5.7 to 6.5 एंड रेड Is बियॉन्ड 6.5, ठीक है। ओके, गुड। और फास्टिंग वाले क्या रेंजेस रहते हैं? तो फास्टिंग में ग्रीन बिलो Is- 100 ओके, अप टू 99 योर ग्रीन, ओके, 100 to 125 येलो ओके, प्री डायबिटिक, और 126 होते ही एंड अबव रेड रेड है। डायबिटिक है। दैट इज अगेन अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन गाइडलाइंस, तो हम लोग भी वही फॉलो फॉलो करते कर हैं। रहे हैं। यस, ठीक है, ठीक है प्रीति। सो मूविंग टू द नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम। सो इंडिया में 45 एंड अबव एज्ड पीपल, राइट, आई थिंक 40% या मैं कहीं पढ़ रहा था, पीपल हैव हार्ट डिजीज़, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़। तो क्या इशू है? इंडियंस का हार्ट इतना कमज़ोर है क्या? वैसे तो इंडियंस बहुत बड़े दिल वाले होते हैं मूवीज़ में? मूवीज में, नहीं सच में भी। अच्छा, सच। दोस्त, ठीक, हाँ। आई एम श्योर सबका एक ऐसा बड़े दिल वाला दोस्त होगा, राइट। बट कार्डियोवैस्कुलर 2 चीज़ें हैं, हार्ट पर से कार्डियो एंड वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्योंकि हार्ट को अगर समझना है तो हार्ट इज़ लाइक द पंप। घर में पंप होता है ना, मोटर लगाई होती है, पानी चढ़ाना है छत पे, यू नो, बहुत खड़ा है बचपन में। एंड देन पाइप्स लगी होंगी पानी चढ़ाने के लिए, राइट। Exactly. सो आवर हार्ट इज पंपिंग एंड वी हैव मिलियंस ऑफ पाइप्स, ब्लड वेसल्स, ओके, ठीक है, जिनमें से खून हार्ट की तरफ आ भी रहा है और हार्ट में से वापस जा भी रहा है। एंड रिमेंबर, हार्ट को भी ब्लड चाहिए, अपनी खुद की भी तो सप्लाई चाहिए ना, ब्लड से ही तो Exactly. न्यूट्रिशन मिलेगा। सो उसको हम बोलते हैं कॉरोनरी वेसल्स, हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई, ओके, शरीर की सप्लाई, हार्ट की सप्लाई, और हार्ट इज अ मसल, पंप है, बिल्कुल। ठीक है। अब क्या है, ब्लड प्रेशर वो हार्ट को अफेक्ट करेगा। डायबिटीज़ हमने बात करी ना कि हार्ट को अफेक्ट करती है, मैक्रोवैस्कुलर डिजीज हो गई, वो अफेक्ट करेगी। ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस, डाइट, जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग इज लाइक वन ऑफ द, बिगेस्ट, या यू कैन से बिगेस्ट, मतलब स्मोकिंग है तो हार्ट पे कुछ ना कुछ होगा। एंड इन सब चीज़ों के बाद हम क्या देखेंगे कि ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बोला, ब्लड प्रेशर में क्या हो रहा है, हमारा जो हमारी डाइट है, यू नो, वेर ईटिंग अ लॉट ऑफ फैट, या एक्स्ट्रा कैलोरीज भी हम अगर खा रहे हैं, यू नो, हमने शुगर की भी बात करी थी। हो क्या रहा है, इंडियंस, यू नो, सडनली गॉट वेल ऑफ, अर्बनाइजेशन बढ़ी, खाना पीना बढ़ गया, खाना पीना ईजी हो गया, कहीं जाना भी नहीं है, बैठे बैठे लाइक, यू नो, फिंगर टिप्स पे आ गया, एंड देन इट्स लाइक अ बूम, सब कुछ अचानक से हरा भरा हो गया। बट आवर जीन्स वर नॉट मेंट टू हैंडल सच अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक लोड, तो शुगर की तरफ चला गया। पिछले 1000 सालों में हमने गरीबी देखी है और एकदम से अब इतना सारा। यस यस। सो नाउ विद दैट अबंडेंस, ये अबंडेंस की बीमारियां हैं बेसिकली। सो वी आर ओवर फेड यस, एंड अंडर नरिश्ड, अंडर नरिश्ड एंड लेस मोबाइल, हिलते नहीं है हम, ज़रूरत भी नहीं बची, एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स, यू नो, घर से निकले कैब आ गई, सामान लेने के लिए जाना ही नहीं, घर पे बैठे खाना भी तो खाना आ गया, राइट। तो अब हो क्या रहा है उस सबसे, वी आर एक्सेस इन कैलोरीज, तो फैट बनेगा, विसरल फैट बनेगा, सबक्यूटेनियस फैट बनेगा, वो फैट हमारी ब्लड वेसल्स में भी जाएगा इन फॉर्म ऑफ द बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL। सो विसरल इज व्हिच इज अराउंड आवर एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ओके, है ना, हमारे पेट में बहुत सारे, लिवर है, किडनी है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है,
आते हैं इंटेस्टाइन्स। सो इन सब के अराउंड जो फैट जमा होगा Yes. उसको विसरल बोलते हैं, एंड दैट इज मोर हार्मफुल देन Yes. द सबक्यूटेनियस जो कि अपनी स्किन के जो नीचे स्किन के नीचे होता है, जो हमको ठीक है। कुशनिंग, पैडिंग, टेम्परेचर से बचाने के लिए चाहिए, है ना, बिल्कुल। वो उसके फिर भी बेनिफिशियल यूजेस हैं। ठीक है। जो अंदर बढ़ता जाता है, दैट इज लाइक जो हम इन्फ्लेमेशन कह रहे थे, वो वाला फैट करता है। एग्जैक्टली। सो वी आर ओवरफेड, एक्सेस कैलोरीज, वी आर गेटिंग फैटर या एंड वी आर लेस मोबाइल, तो ये Yes. सब बीपी बढ़ा रहा है। बिल्कुल। एंड व्हाट एल्स इज हैपनिंग? सो ये इसको हम बोलते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, ओके। ये सारी बातें। एंड सिंड्रोम फिर से वर्ड आ गया ना, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज आर अकरिंग टुगेदर टू कॉज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ न्यू डिजीज, अ न्यू प्रॉब्लम। तो अभी हमने बात करी कार्डियो मेटाबॉलिक, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ये सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो गई, कार्डियो मेटाबॉलिक इशू में आ गए। ओके। तो अब जैसे मैंने कहा फैट बढ़ रहा है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसके साथ में। एलडीएल इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। वो क्या कर रहा है, लिवर से कोलेस्ट्रॉल लेता है और हमारी ब्लड वेसल्स में जमा कर देता है। नाउ इमेजिन एलडीएल ब्लड वेसल में जमा हो रहा था। सो नाउ वी गो बैक टू दैट एग्जांपल कि पंप था हार्ट का और एक उसके आगे पाइप लगी थी। आई टेक यू टू बचपन, पाइप से पानी दिया होगा पौधों में। पाइप को अगर बिना प्रेशर के पकड़ोगे तो पानी कहाँ गिरता है, अपने पैरों के आसपास थोड़ा सा गिरेगा। अभी दूर पौधे पत्तों पे छिड़कना है तो क्या करते हैं, पाइप को थोड़ा सा दबा लेते हैं, यू नो, एग्जैक्टली। सबने करा होगा। एंड देन वो फवारे की तरह ऐसे ऐसे यू एंजॉय, है ना, एक दूसरे को भिगोना, पत्तों पे डालना। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंस। बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही कैलिबर नैरो हुआ पाइप का, तो प्रेशर बढ़ गया। ओके। करेक्ट। तो बॉडी में कोई क्या हो रहा है, एलडीएल से कोलेस्ट्रॉल, एक्सेसिव फैट, वो सब जमा हो रहा है, प्लाक्स बनते हैं, उसके प्लाक्स कहते हैं। तो हमारी ब्लड वेसल में प्लाक जम रहे हैं। अब ब्लड वेसल का ल्यूमन नैरो होता जा रहा है, तो सेम थिंग, हार्ट ने ब्लड पंप करा और वो नैरो पाइप से गुजरा तो प्रेशर बढ़ गया। बढ़ गया। उसको हम ब्लड प्रेशर हो गया, हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया, प्रेशर हाई रहने लग गया। अब क्या है, वो हाई प्रेशर हार्ट की तरफ, हार्ट को अब क्या करना पड़ रहा है, वो पंप करता है और आगे प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो अब आपने देखा होगा, मसल्स कम हैं तो मैं 100 किलो वजन नहीं उठा सकती, बट इफ आई एम लाइक प्रिटी मस्क्यूलर तो मैं 100 किलो भी उठा सकती हूँ। तो अब हार्ट क्या कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस है, हार्ट क्या करता है, अपनी मसल मास बढ़ाता जाता है, ओके। सो इट कैन कीप पंपिंग अगेंस्ट द नैरो ल्यूमन। ओके। समझे। अब हार्ट की मसल एक लिमिट होती है, उससे ऊपर बढ़ जाएगी तो जो हार्ट को सप्लाई तो उसी ब्लड वेसल से मिल रही थी अपनी, अब रिलेटिवली मास या मसल मास ज़्यादा हो गया तो क्या होना शुरू होगा, इस्कीमिया, खून की कमी, जो Inside the heart. इनसाइड द हार्ट, Okay. इनसाइड द हार्ट मसल, जो कि किसी दिन आप एक्सरसाइज कर रहे थे और बहुत तेज हार्ट बीट थी, थोड़ा थोड़ा ब्लड पंप होकर आ रहा था और उस चक्कर में हुआ क्या, हार्ट की अपनी सप्लाई कम होती चली गई एंड यू हैड दैट चेस्ट पेन, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया। ओके। बिकॉज एक पार्ट ऑफ हार्ट को ब्लड पहुंच ही नहीं पाया उस दिन। सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज आर रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, या जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ ये डिजीज़ बिल्ड होती जाती है। इसमें अब अगर आपको इसको ठीक रखना है तो नेचुरली अब देखो जो हमने बातें करी, एक्टिविटी बढ़ानी होगी, है ना, डाइट कंट्रोल, स्मोकिंग तो नॉट एट ऑल। When you say diet control, what does that mean? Like lesser calories? Yeah, very specifically I'll specify. Lesser calories. Calories for your activity, your weight. There is a basal energy expenditure. BMR? BMR, basal, है ना। basal मतलब खाते हुए भी एनर्जी चाहिए, सोते हुए भी एनर्जी चाहिए। बॉडी सोते हुए हमारी बॉडी को रिपेयर करती है ना, तो भी एनर्जी चाहिए हमको, Exactly. बड़ी मेजर एनर्जी लगती है उसमें। फिर ब्रेन स्टॉर्म काम करते हैं, ब्रेन बहुत कैलोरीज खाता है, करीबन 18-20%। यस, मेजर चंक ऑफ कैलोरीज। इनफैक्ट ट्राइग्लिसराइड्स भी खाता है ब्रेन, यू नो। अच्छा। अगर आपने खाना नहीं खाया है तो ट्राइग्लिसराइड्स भी खाएगा, ओके। राइट, विच इज़ अ गुड थिंग। सो स्टे एक्टिवली, यू नो, एटलीस्ट मेंटली ऑल्सो। माइंडलेसली चीज़ें नहीं करनी, जैसे पढ़े हैं टीवी देख रहे हैं, चला लिया, कोई दिमाग नहीं लग रहा, यू नो, रादर डू a session of sudoku, something complex, keep that brain going on. Exactly. तो कैलोरीज पे थे, सो आई मीन कैलोरीज नीड टू बी कैलकुलेटेड एज पर, आई गेस माई हेल्थ बडी हैज़ गुड एडुकेटिव वीडियोज ऑन दिस एज वेल, कैसे कैलकुलेट करना है ना। आई गेस आई थिंक आई हैव सीन देम, और मे बी यू कैन, यू नो,
हम लिंक कर देंगे वीडियो जहाँ यस पे यू कैन हमने लिंक इट फॉर द काफ़ी बेनिफिट discuss ऑफ किया। अदर्स जी। बिकॉज अब लोगों को इंटरेस्ट लगेगा ना कि करना कैसे है उसको. करना सो कैलोरीज आप अपने डिसाइड करिए पहले, देन डिवाइड इट. मैक्रोज हम बोलते हैं, है ना, कितने % कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना प्रोटीन. सो यू कैन अगेन लिंक प्रॉब्ली योर, जी वो भी लिंक आप डाल सकते हैं. देन उसके बाद में उसमें से जो फैट है उस पे ध्यान देना है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। ऑब्वियसली दैट्स द मोस्ट ट्रिकी पॉइंट, है ना. तो फैट पे ध्यान देना है. फैट हैज़ टू बी विद इन योर RDAs एंड उसमें भी लाइक एज लो एज यू कैन फॉर बिगिनिंग, बिकॉज व्हेन यू ऑलरेडी हैव हाई कोलेस्ट्रॉल तो आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है ना. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी लोग का मतलब होता है कट डाउन मतलब ख़त्म ही कर दिया, और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं फैट इज इक्वल टू एनिमी. वो भी नहीं करना प्लीज. दैट इज ऑल्सो अदर दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म. एग्जैक्टली राइट. हमने बोला था ना बैलेंस बना के रखना है. सो लाइक यस दे कैन आई मीन दे कैन फॉर्म अ चार्ट, अ डाइट चार्ट, राइट, जिसमें कि फैट कंट्रोल होना चाहिए. और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सॉल्ट. ओके ठीक है. सॉल्ट मैंने क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सोडियम विल रेज द ब्लड प्रेशर फर्दर अगर आपको पहले से हाई बीपी है. ठीक है. हाई बीपी में भी तुमने बात करी थी कि वो हार्ट पे लोड डालता है, राइट. दूसरी और क्या चीज़ होती है, वेन एवर देर इज अ हाई प्रेशर, सो ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं दैट स्पीड ऑफ ब्लड फ्लोइंग ऑल्सो इंक्रीजेज इन द ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल में अंदरूनी जो वॉल्स हैं उस पर इंजरी भी हो रही है लगातार, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज टर्ब्यूलेंस, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, है ना, रेजिस्टेंस जो मिलता है. वो इंजरी भी विद टाइम इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोम्बस, क्लॉट्स जो बन जाते हैं, कई बार थ्रोम्बस बन जाते हैं, है ना. दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोम्बस फॉर्मेशन. तो आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो रही है, ब्लॉक हो रही है, और सारे रिस्क बढ़ रहे हैं. सो डॉक्टर प्रीति, कैलोरीज हमें पहले ट्रैक करनी है अकॉर्डिंग टू आवर BMR. Yes. सेकेंडली देन वी ट्रैक आवर मैक्रोज. Yes. ठीक है. कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स. फैट्स में 25-30% हमारी डाइट का फैट से होना चाहिए, Right. बट take care of your saturated fat. Yes. We recommend at My Health Buddy that around 10% of your total calories Correct. can be from saturated fat. ठीक है. उससे ज़्यादा नहीं. दाल में घी डालने की ज़रूरत नहीं है. नहीं है. Right? So these are the dietary guidelines. And of course, as you said, सोडियम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, because that for a person जिसका increased blood pressure है, Right. वो उसकी डाइट में अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो इट वुड रेज द ब्लड प्रेशर मोर, और वो आपकी, जैसा आपने बोला, टर्बुलेंस क्रिएट करता है, वेसल इंजरी बढ़ाता है. एग्जैक्टली. एक इसमें अच्छी बात ये है, आज के दिन कमर्शियली सॉल्ट्स अवेलेबल हैं विच टेस्ट एग्जैक्टली लाइक सिमिलर सॉल्टीनेस, बट दे आर लो सोडियम कंटेंट. So you can still not compromise on your taste and enjoy. So again knowledge का रोल आ गया, पता होगा तो ही कर पाओगे. सो ये जो सेचुरेटेड फैट की बात आती है कि मतलब जैसे घी है, मतलब बहुत कॉमन ये सुनने में आता है कि घी सुपर फूड है, इससे नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता. तो ये थोड़ा सा समझाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे. सेचुरेटेड फैट is it directly linked to high LDL and then maybe progression of CVD? See, saturated, all fats will, देखो, फैट इज फैट. 9 किलो कैलोरीज आपको 1 ग्राम से मिलेगी. 1 ग्राम से मिलती हैं. ठीक है. सो इट इज कैलोरी डेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट. यस, इट इज़ अ कैलोरी डेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक है. बट सैचुरेटेड में हमको बस ये वॉचफुल करने की ज़रूरत है, एक तो मेन कि हम उसको तड़के वगैरह में ना यूज़ करें. और इंडियन हाउस होल्ड्स हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ कुकिंग. एक कड़छी भरी तड़का लगाया, इट चेंजेस इट्स प्रॉपर्टीज, ट्रांस फैट्स बन जाते हैं बहुत सारे. वो ना करें. So whatever amount of saturated fat you want to use, I'd say that you rather apply bit on your chapati. ठीक है. उस फॉर्म में उसको लें. In some form of calorie dense nutritious लड्डू भी बना सकते हैं आप with some amount of inclusion, but then be watchful कि आप कितना ले रहे हो पूरे दिन में, like you rightly said, around 10% or so. Because in very very high quantities, yes, it has been found to cause progression of cardiac diseases. But remember, saturated fat is also very healthy and very essential for our nerves in the brain. Okay. So in fact,
a lot of learning disabilities in America. You know, आजकल डिसलेक्सिया, अजीब अजीब सी बीमारियों के नाम सुने होंगे आपने. अब अजीब नहीं लगती बिकॉज अब तो हाँ. इसी काम में है, बट हाँ 10 साल पहले वो काफ़ी अजीब लगती थी. करेक्ट. और इनफैक्ट आजकल इंडिया में भी हम सुनने लग गए हैं, फला फला बच्चा इज डिसलेक्सिक. हमने कभी नहीं सुना था. बेसिकली जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, ओके, ठीक है. सो सैचुरेटेड फैट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन फॉर्मेशन ऑफ दैट माइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन्स. और इनफैक्ट जब वो माइलिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाती ना, तो बच्चों का ब्रेन खासकर इट डज नॉट डेवलप वेल. एंड if you look at American culture and the Indian culture, we have still that, you know, traditional food methods, जिसमें देसी घी somehow is like an emotion. है ना, उसकी खुशबू, उसका खाने में यूज़ होना. एंड अगेन वही बात है, स्पेशल ओकेजन्स, फेस्टिवल्स, सो देसी घी कम्स आउट फ्रॉम एवरी किचन. तो अमेरिका में ये सब कल्चर्स, ट्रेडिशंस, दे डोंट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स अ मल्टी कल्चरल एंटिटी probably. And again, it had been put in as an abuser. So even there, you know, there is certain research which points कि जब उन्होंने देखा बच्चों में इतने issues हैं, learning issues हैं, they realized that the myelin formation was not very good, and probably that was happening because of lack of saturated fat. तो हमने overdo नहीं करना, again, you know, balance. Overdo नहीं करना, but underdoing also might be a problem. तो again, eat it, in the safe limits, but don't like throw it out of the window just because it was saturated fat. जो आपने figure दिया around 10%, we must consume that much at least. ये हो सकता है कि बहुत ख़राब कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ हैं, तो कुछ समय के लिए छोड़ दो, like a month or 2, till, you know, medicines help you, exercise helps you, and then you can like reintroduce slowly in the right proportions. So when you say cholesterol values, एक बार थोड़ा बताओ कि ये क्या कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ होती हैं, LDL, HDL. लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें. टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तो ये क्या होते हैं और कौन सी पे हमें कितना ध्यान देने की ज़रूरत है? देखो, पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल एक हवा सा बन गया है ना. जैसे मैंने कहा फैट इज एनिमी, तो मुझे लगता है कोलेस्ट्रॉल इज लाइक इवन वर्स एनिमी. सेंटिमेंटली कोलेस्ट्रॉल को हम बिल्कुल ही डायरेक्टली इक्वेट कर देते हैं हार्ट डिजीज से. हाँ, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एग योक भी, लाइक एग योक में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आई थिंक बहुत इंडियन पॉपुलेशन ने तो अपने एग योक ही खाने बिल्कुल बंद कर दिए हैं. वो फेंक देते हैं. हाँ, फेंक देते हैं, नॉट नोइंग दैट इट इज सच अ न्यूट्रिएंट डेंस थिंग. Vitamin B6, vitamin B complexes, right, and so much more nutrition to it. प्लस कोलेस्ट्रॉल होता है, बट वो कोलेस्ट्रॉल वर्ड आते ही ऐसा लगता है कि शायद इट्स लाइक द बिगेस्ट इशू इन द फूड. तो वो नहीं करना, बिकॉज डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एज सच बहुत हमको इम्पैक्ट नहीं करता. नंबर वन थिंग, कोलेस्ट्रॉल इज फॉर्म्ड इनसाइड आवर ओन बॉडीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट substrate molecule for our body functioning. Our sexual hormones are made from it. ठीक है, so many membranes in our body. Vitamin D भी शायद. Yes, vitamin D also. Vitamin D also. There's an important role. अभी क्या हो रहा है ना, बहुत लोग they try to keep their cholesterol as low as possible. So even that is not healthy. ठीक है, दो चीज़ों में I would say as low as possible is not good. One is like cholesterol. Don't try to go for like lowest possible. There's a range. Please try to be within that healthy range. Exactly. दूसरी चीज़ वजन की बात, जो PCOS हमने बात करी थी, PCOD. वहाँ पे भी कुछ लोगों को लगता है, you know, if I get thinner, as thin as possible, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. Remember, जो हार्मोन होते हैं, स्पेशली फीमेल हार्मोन, दे वर्क बेस्ट, द लेवल्स रिमेन बेस्ट विद इन अ हेल्दी वेट रेंज. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पतले मतलब ज़्यादा अच्छे, वहाँ भी वो ख़त्म हो जाएंगे. बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इज़ द रॉ मटेरियल फॉर सेक्शुअल हार्मोन्स. एग्जैक्टली. ठीक है, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, चाहे वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, वो सब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं. तो कोलेस्ट्रॉल, कमिंग टू वैल्यूज यू आस्क्ड, है ना, तो जनरली वी से अराउंड 160 to 200 फॉर कोलेस्ट्रॉल. 150 to 200, 160 to 200, यू नो, माइट वेरी अ बिट डिपेंडिंग ऑन द लैब. LDL कौन से वाला ये टोटल कोलेस्ट्रॉल. ओके, ठीक है. फिर हम आते हैं LDL पे, जिसको हम नॉर्मली बैड कोलेस्ट्रॉल भी कह देते हैं. बैड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट विल पिक अप कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर एंड टेक इट टू द ब्लड वेसल्स, और वहाँ जमा कर देता है.
ठीक है, कुछ यूज़ हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सेस होगा तो वो छोड़ के भी आ सकता है। यस, छोड़ के आ सकता है, बिल्कुल। सो LDL शुड बी लाइक लेस देन 100. LDL should be less than 100. Yeah. And that's bad cholesterol. हाँ, In fact, it's not a cholesterol, it is carrying cholesterol. यस, इट इज कैरिंग कोलेस्ट्रॉल, ऑलराइट। Good, ठीक है। फिर दूसरा आता है HDL, और मैं हमेशा कहती हूँ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, वो लो ही रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। हाँ, हाँ। ऐसे याद रखना आसान है। फिर है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो वो हाई रहना चाहिए, इसलिए उसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल अभी LDL वहाँ छोड़ के आ रहा था कुछ, HDL क्या करेगा, वापस ले लेके आएगा। आएगा। So they are like balancing out each other. So naturally it should be higher. सो वापस लेके इट ब्रिंग्स टू द लिवर, Liver. एंड लिवर उसको प्रोसेस करके Process करके बॉडी से एक्सक्रीट करवा, एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है। तो अब जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स हियर। ओके। मेल्स में 40 से ऊपर रहना चाहिए कम से कम, और फीमेल्स में कम से कम 50 से ऊपर। ये आप HDL की बात कर रहे हो, गुड HDL कोलेस्ट्रॉल की बात ठीक कर रहे है। हैं। और आप देखेंगे मोस्टली HDL के इश्यूज ज़्यादा मेल्स में आते हैं, कम होने के, बिकॉज कम नहीं होना चाहिए ना, वो नॉर्मल रहना चाहिए। फीमेल्स में जनरली क्यों ठीक लिमिट्स में रहता है, फीमेल्स हैव नेचुरल एडवांटेज ड्यू टू ईस्ट्रोजन Okay. इन टर्म्स ऑफ हार्ट डिजीज। ओके। ठीक है, बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं, जो उनका मेकअप है, द प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, बट भगवान ने PCOD एंड हाँ, ऑल दैट। एक ये थोड़ा सा वरदान दिया है कि तुम्हारा HDL नेचुरली अच्छा रहेगा क्योंकि तुम्हारे अंदर ईस्ट्रोजन है। बट वो एडवांटेज भी रिमेंबर गुम हो सकता है या हो जाता है इफ यू बिकम ओबीस एंड डायबिटिक। ओके। ठीक है, और एंड व्हेन यू अटेन मेनोपॉज, तो ईस्ट्रोजन नेचुरली फॉल करेगा, तो ये एडवांटेज घट जाएगा। ओके। तो फीमेल्स को अपना ये वरदान कायम रखने के लिए ओबीस नहीं होना, शुगर हाई नहीं होने देनी, और मेनोपॉज हमारे हाथ में नहीं है, वो तो होगा ही। बट येस, विद It can be एक्सरसाइज, delayed? yes, it can be delayed. It can be like, you know, not delayed in the sense it will be decided by your mother's age probably. Around that age, if you are attaining your menopause, it's well enough. General age 50-52 के around होती है। Okay. So around that age, if you are attaining your menopause, you know, कभी तो होना ही है। You can't delay it forever. But yes, you can, you know, you can reach your menopause in a healthy state, and then तो जब तक वरदान है 50-55 तक, Yes. तब आप उस जब स्टेज पे पहुंच रहे हो तो आप at least don't ruin it Healthy- by external factors. हेल्दी वेट रेंज में पहुंचो, Yes. हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स होने Yes. चाहिए आपके, ताकि जब आपका एडवांटेज ना रहे, Exactly. यू हैव एडवांटेज बिकॉज यू आर You've maintained some You are healthy. environmental factors को तो कंट्रोल करा ना आपने। एग्जैक्टली। जो हाथ में नहीं है उसको नहीं कर सकते, that was beyond. So that's one very important thing. उसके बाद आ गया हमारा ट्राइग्लिसराइड्स, दे शुड बी लेस देन 150। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, सर्कुलेटिंग फैट है, द ब्रोकन डाउन प्रोडक्ट्स, ओके। दे आर फॉर व्हाट डू आई से, लाइक इमरजेंसी स्टोर ऑफ एनर्जी। ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ गई अचानक से, तो ब्रेन को मैक्सिमम यूज़ होते हैं, हार्ट भी यूज़ करता है एक्सरसाइज के टाइम पे। ठीक है, सो दे आर लाइक रीडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ डेंस एनर्जी। बट वही है, इफ़ यू आर लाइक ईटिंग टू मच फैट, द सर्कुलेटिंग अमाउंट ऑल्सो बिकम्स मोर, एंड विद एक्यूमुलेशन, एंड कई बार क्या होता है, देयर कैन बी डिसलिपिडीमियाज विच इज़ अ जेनेटिक कंडीशन wherein you are more prone to have elevated triglycerides and LDLs in your body, है ना? Okay. तो ये वो लोग होते हैं जिनको शायद जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ हार्ट डिजीज़ मिला है। और इसमें क्या होगा कि इवन आफ्टर योर एक्सरसाइज, इवन आफ्टर यू नो डूइंग एवरीथिंग बाय बुक, फैट भी कम कर लिया, नमक भी कम कर लिया, बट ये तो टस से मस नहीं हो रहा। सो प्रॉबली योर कार्डियोलॉजिस्ट माइट, यू नो, पुट यू इनटू द कैटेगरी ऑफ डिसलिपिडीमिया। सो ऐसा ही डॉक्टर मेरे साथ, मेरा LDL ऐसा रहता है, एंड आई स्पोक टू यू एज वेल ऑन दैट, कि मेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री Right. है पैटर्नल साइड पे हार्ट के इश्यूज की, तो मेरा LDL बड़ा रहता था इस वजह से। इस वजह से तो क्या, बट हाँ, मतलब दैट इज बड़ा व्हाट रहता डॉक्टर सेड कि दैट कुड बी रीजन, of the reasons. क्योंकि मेरे हेल्दी वेट रेंज है, सब ठीक है, एक्टिविटी है, हाँ जी। या सो ज़रूरी नहीं कि आपके कोई वैल्यू बढ़ी आई है, वो सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की वजह से है। जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग yes, in case contributor of, yes, it can, you know,
लाइक यू जस्ट सेड कि आप खा ठीक रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, यू हैड द नॉलेज, यू वर ऑल्सो रिव्यूइंग इट पीरियोडिकली विद द डॉक्टर एंड स्टिल इट वॉज हाई. So now genetics are left to blame, which is not beyond, like which is beyond you. Obviously, अब आप पैदा हो चुके हो, genes मिल चुके हैं, right? So then there comes the role of a cardiologist, and luckily we have good medications available to control it further, जो कि समय से ले लेनी चाहिए. I'll not be naming, otherwise ऐसा ना हो कि लोग जाना ही छोड़ दें और यहीं से लेना शुरू कर दें. So yes, there are medications available which can lower your cholesterol, lower your triglycerides. And they should be taken under medical supervision. They should be taken, but they should not be मतलब उनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर जो बढ़ा हुआ LDL है या फिर ट्राइग्लिसराइड हैं वो अगर ओवर द इयर्स बढ़े रहे तो वो डेफिनेटली डैमेज करें. They'll do more harm. देखो इंडिया में एक और आपने भी शायद देखा होगा, अपनी फैमिलीज में भी देखा होगा, there is somehow an inherent resistance towards taking medicines. दो चीज़ हैं. देखो आयुर्वेद है एक अपना, आर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन. देन देयर इज एलोपैथी. लाइक आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ एलोपैथी. जी. बट आई डू नॉट से दैट आई एम अगेंस्ट आयुर्वेद. एंड आई ऑफ्टन से दिस, आयुर्वेद इज अ वे ऑफ लाइफ. आयुर्वेद को हमको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए. कब उठें, कब खाएं, कब सोएं, योग करें, मेडिटेशन करें, ये सब आयुर्वेद कहता है. एंड वी मस्ट फॉलो दिस बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आयुर्वेद इज नॉट basically a method to cure diseases. I would rather put it as, yes, it can cure diseases as well, but it's rather better at preventing them from happening. Okay, so can I ask you one thing? So somebody has diabetes, for example. Yeah. और जैसा आपने बोला वो रेड लाइट पार कर चुका है, 6.5 से ऊपर HbA1c है उसका. क्या आयुर्वेद के पास जाना चाहिए उसको अपना ठीक करने के लिए, या आप जैसे किसी एलोपैथिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन. ये इनफैक्ट बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैं आम भाषा में क्या देसी दवाई का इस्तेमाल करूँ या अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल करूँ, राइट? आई एम नॉट अगेंस्ट देसी दवाई इन द सेंस दैट you can go meet an Ayurved practitioner provided he or she is practicing Ayurved. Okay. What I mean to say is many of our Ayurved practitioners are also practicing using English medicines, one thing. Second thing, Ayurved will also preach you lifestyle modification. Okay. Because Ayurved, like I said, it's a way of life, क्या खाएं, कितना खाएं, वो तो हम भी कह रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, करेक्ट? सो अर्ली स्टेज में अगर आप हो तो हो सकता है सिर्फ लाइफस्टाइल से बात बन जाए. इन दैट केस यस, प्रॉब्ली आयुर्वेद के तरीकों से भी बात बन जाए. आई हैव जस्ट वन रिजर्वेशन हियर. आयुर्वेद में काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं, आप अपना प्रिस्क्रिप्शन देखते हो, जैसे मान लो पैरासीटामोल उठाई, तो उस पर लिखा होता है कि कितने मिलीग्राम कंटेंट है इसमें, क्या क्या है इसमें, करेक्ट? इट्स मैंडेटरी. आयुर्वेद में, मैं ये नहीं कह रही किसी भी आयुर्वेद में, काफ़ी आयुर्वेद सॉल्ट्स में मैनी अ टाइम, स्पेशली व्हेन दे आर गिवन एज अनलेबल्ड पैकेट्स, सेल्फ प्रोड्यूस्ड अनलेबल्ड पैकेट्स की फॉर्म में भी, तो पुड़िया है ना, पुड़िया अगर आप ले रहे हैं, मेनी टाइम्स द कंटेंट्स आर नॉट नोन. द कंटेंट्स शुड बी नोन. कंटेंट शुड बी नोन. यस, दैट्स माई रिजर्वेशन. ऐसा ना हो कि कोई उसमें ऐसे हैवी मेटल्स हों जो आपको लिवर पे असर डाल दें, गुर्दे पे असर डाल दें. तो दैट इज़ अगेन अ बिट ऑफ एजुकेशन, नोइंग फॉर योर सेल्फ व्हाट आर यू पुटिंग इन टू योर बॉडी. ठीक है, तो अगर येस ट्राइड, टेस्टेड, वैलिडेटेड आयुर्वेदिक थेरेपी आप लेना चाहते हैं, आप लें. बट अगर अक्यूटली शुगर बढ़ा हुआ है तो आई वुड से यू शुड यूज़ दी होलिस्टिक अप्रोच. आप दोनों को स्टार्ट करें. ओके, लाइफस्टाइल चेंजेस मैं कहूँगी इसमें मस्ट है. एंड स्टार्ट विद एलोपैथिक सो दैट अक्यूट चेंजेस, जो अभी नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, वो जल्द से जल्द हम उसको कम कर सकें. एंड अगर कोई बहुत ट्राइड, टेस्टेड, वैलिडेटेड मेथड है आयुर्वेद में, उसको फॉलो, यस, व्हाई नॉट, अगर उसके ऊपर रिसर्च है. हाँ जी. लास्ट नॉट टेक्निकल, लास्ट मेडिकल इशू डिस्कस करते हैं डॉक्टर प्रीति. थायराइड इश्यूज, ओके, है ना.
तो जैसा मैंने बोला कि 50-60% लोगों विमेन को हमारे क्लाइंट्स में PCOD इश्यूज हैं, उतना ही थायराइड रिलेटेड इश्यूज भी हैं. कैन यू लाइक टीच अस व्हाट इज़, पहली बात तो कि थायराइड है क्या और क्या इश्यूज हैं, थोड़ा इस पे बात कर लें. ओके, सी लाइक यूर सेइंग कि आपके क्लाइंट्स जो आ रहे हैं उसमें से 50-60% विच इज़ लाइक अ ह्यूज नंबर, Exactly. है ना, इट्स अ ह्यूज नंबर. Maybe because as I said 98% of our clients are women, तो Of सब women हैं. Plus, plus give the common factor, obesity. Obesity, because they are coming to us for weight Weight loss. loss. तो उनका वेट बढ़ा हुआ है. Probably without even knowing कि उनको comorbidties या existing diseases क्या क्या हैं. जी. ऐसा भी होता होगा, हाँ, certainly. है ना. Some are aware, कुछ को पहली बार पता चलता है. कुछ को हम लोग बताते हैं कि आप Right. प्लीज हाँ, टेस्ट ये करिए, कराइए. एंड देन दे फाइंड आउट दैट दे Correct. हैव हाइपोथायराइडिज्म. हाँ, so probably your sample you're dealing with, you know, is coming from a very specific common link, that is obesity. They're looking out for weight loss. जी. या तो उनको पता ही नहीं है कैसे करना है, या पता भी है तो उनका होता नहीं, राइट. ऐसे भी And होते they have होंगे. tried multiple times, Yes. failed. Maybe they tried something which is मतलब उसका होना ही नहीं था, मतलब कुछ Correct. जूस पी लिया तो उससे वेट लॉस नहीं होना है. राइट. या स्पेशल डाइट्स, फैट्स, जी, है ना. बिल्कुल. हाँ, इट डजंट वर्क. चलो थायराइड पे आते हैं. थायराइड अगेन, लाइक अभी हमने बात करी, वेट लॉस होता नहीं है या रेजिस्टेंट है, तो थायराइड ऑल्सो इज एन इशू. आई मीन, चलो फर्स्ट थायराइड है क्या? थायराइड इज अ हार्मोन इन आवर बॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड. ओके. नेक में होता है, फ्रंट ऑफ नेक में ही होता है, दिखता नहीं है. और जिस दिन दिख गया उस दिन समझो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है. ओके. तो ना दिखे तो अच्छा. ऑलराइट. सो बेसिकली इट्स राइट हियर एंड इट शुड नॉट बी विजिबल. Okay. इफ इट इज स्वॉलन, ऑलरेडी देयर इज समथिंग रॉन्ग. ओके. ठीक है, पहली बात तो हो गई है. दूसरी बात, इट फॉलोज अ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, HPT जिसको बोलते हैं. HPT बोलते हैं. तो बिल्कुल इजी भाषा में अगर समझाऊं, बिग बॉस देखा होगा बहुत पहले या सुना होगा. हाँ, मतलब सुना होगा एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट इज नोन, है ना. या. कि एक आवाज आती है, बिग बॉस हैं कहीं, कोई जानता नहीं है, बड़े पावरफुल हैं हाँ. और सब मानते हैं उनकी. करेक्ट. ही मैनेजेस. या. सो हाइपोथैलेमस को मैं बिग बॉस का नाम दे दूंगी. इट इज द बिग Master. बॉस, मास्टर ग्लैंड. सो वो मास्टर ग्लैंड है, उसके नीचे पिट्यूटरी आता है. ठीक है. मास्टर ग्लैंड, बिग बॉस ने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकाला, वो पिट्यूटरी पे गया, वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH निकला. TSH ब्लड के थ्रू ही आया थायराइड ग्लैंड पे. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करना मीन्स एक बताना तरीके कि- से बताना कि भाई ये काम करो. लाइक मैंने कहा कि कल से दूध पीना शुरू करो, सो आई स्टिमुलेटेड यू टू लाइक स्टार्ट दिस, Exactly. है ना. टीचर बच्चों को स्टिमुलेट करता है, लाइक दैट. सो लाइक इट्स अ वे टू कॉज और स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. तो अब थायराइड हार्मोन ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए उसको चाहिए आयोडीन, द रॉ मटेरियल. ओके. वो होना चाहिए बॉडी में, ऑफ कोर्स, तभी तो बनेगा. सो आयोडीन है, सारे मटेरियल हो गए, थायराइड ग्लैंड ने काम करा फटाफट, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ थायराइड बना दिया. ठीक है. अब सपोज थायराइड ग्लैंड बिकम्स डिजीज्ड, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ ओके. जिससे कि थायराइड पे भी असर पड़ गया. ओके. कई बार इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकती हैं. हाशिमोटोज थायराइडाइटिस बहुत बहुत कॉमन सुनने नाम में, है, बहुत बहुत- सुनने में आ रहा है, बिल्कुल. स्पेशली पोस्ट कोविड बहुत बढ़ गया. ठीक है. तो उसमें क्या हो रहा है कि थायराइडाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गई, द ग्लैंड बिकेम अ लिटिल वीक, इल, ट्राइज टू प्रोड्यूस थायराइड बट इज नॉट एबल टू लाइक कैच अप, यू नो, बहुत जोर लग रहा है. ब्लड में जो थायराइड फ्लो कर रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी इज सेंस्ड बाय हाइपोथैलेमस, द मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड. वो थोड़ा ज़्यादा TRH देता है. मतलब वो TRH बेसिकली पिट्यूटरी से फिर क्या होता है, इट डिसाइड्स कि मुझे थोड़ा और स्टिमुलेट करना पड़ेगा. TSH बढ़ गया. TSH बढ़ गया थायराइड नॉर्मल करने के लिए. समझे? इट्स ऑल फीडबैक लूप. इट्स ऑल फीडबैक लूप चल रहा है. थायराइड कम बना तो हाइपोथैलेमस ने बोला कि और बनाओ और यार. बना दो. और तो अगर थायराइड pituitary- ज़्यादा बन गया किसी कारण से, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सम काइंड ऑफ एन अनोमली, हाइपरथायराइडिज्म, है ना. तो बिग बॉस कहेंगे भाई TSH कम करो, हाँ, exactly. इतना ज़्यादा की जरूरत नहीं है, जस्ट कम डाउन. ठीक है.
तो अब मैं यूं कहूँ, और जनरली आप देखोगे T3 T4 लगभग नॉर्मल रेंजेस में रहते हैं, बहुत कम ऐसे ओवर्टली आउट ऑफ रेंज मिलेंगे आपको। T3 T4 आर थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हॉर्मोन्स। Okay. ओके। तो अब उसमें से क्या होगा कि TSH पे सारी कहानी आ गई अब। अगर TSH बढ़ा हुआ है मींस मोर स्टिमुलेशन इज नीडेड फॉर द ग्लैंड टू एक्ट नॉर्मली। इसका मतलब ग्लैंड हाइपो एक्टिव है, तभी तो ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, तो हाइपोथायरॉइड। हाइपोथायरॉइडिज्म। ठीक है। और अगर उल्टा हो गया कि बिल्कुल TSH कम है ब्लड में, इसका मतलब ग्लैंड धड़ाधड़ लगा हुआ है और उसे रोकने की ज़रूरत है, दैट इज हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म। तो TSH अलोन अगर आप सीरम TSH लेवल करवा लेते हैं तो इट वुड गिव अ गुड इंसाइट टू योर थायराइड हेल्थ, वन Okay. थिंग। ठीक है। अब थायराइड करता क्या है बॉडी में, हमने इतनी कहानी देख ली, बड़ा ज़रूरी लग रहा है, मास्टर ग्लैंड भी कर लिया। मास्टर ग्लैंड भी इसमें इन्वॉल्व है। तो थायराइड का मेन फंक्शन क्या है? BMR सुना होगा जी, आजकल बहुत, इट्स लाइक ऑल ओवर द हम लोग तो सबको सुनाते हैं BMR। हाँ हाँ सबको भी सुनाते हैं। आई थिंक एवरीबडी इज बिकमिंग अवेयर आल्सो, व्हिच इज अ गुड थिंग। Exactly. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। और ये खास बात होती है कि सबका BMR अलग अलग होता है, राइट? एंड आवर मेटाबॉलिज्म, आवर फैट डिपोजिशन, सब कुछ अ लॉट डिपेंड्स ऑन इट, यू नो। मसल प्रोटीन सिंथेसिस। मसल प्रोटीन सिंथेसिस, सब कुछ। थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन takes care of our BMR. It is responsible for good, bad, not so good BMR. ठीक है? So thyroid is metabolism regulator. Yes, it's metabolism regulator. Temperature भी उस पे अफेक्ट पड़ेगा. So when you are like hypothyroid, okay, TSH बढ़ा हुआ है, what happens is that person feels lethargic, cold feel होता है, legs में aches pains होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है इन रिटर्न, Okay. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, यू नो, बिकॉज BMR भी कम हो गया, राइट? इट वाज weight बढ़ कंट्रोलिंग। सो बढ़ने से ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है, इवन इफ यू नो दे कंट्रोल कैलोरीज, शेड नहीं हो पा रहा, क्योंकि बॉडी इतना कैलोरीज बर्न ही नहीं कर बने रही। नहीं कर पा रही, है ना? सो रेजिस्टेंट काइंड ऑफ अ वेट लॉस, सो यू नीड टू लाइक रेव अप द थायराइड हेल्थ एंड इट वुड बी बेनिफिशियल। ऑलराइट, So that is hypo, हाइपो, where you are lazy, sluggish, yes, and you feeling have cold, not up difficult to time. thing. इनफैक्ट मेंटली भी आप थोड़ा डिप्रेसिव फील कर सकते हो। Okay. ओके, And what's the other side? Hyperthyroidism. इनफर्टिलिटी में इफेक्ट कर सकता है। Hypo. यस, Okay. है ना, अनदर थिंग टू बी केयरफुल अबाउट इन फीमेल्स। So, Dr. Preeti, you said that hypothyroidism में metabolism affect करता है, and then it affects lot of other downstream functions of our body which are very very vital. तो इसको कैसे ठीक करें hypothyroidism को, क्या क्या steps हो सकते हैं? देखो, हाइपोथायरॉइड जब हो रहा है तो बेसिकली हार्मोन आपको डेफिशिएंट हो रहा है बॉडी में। सो बिकॉज इट्स अ हार्मोन, सो यू नो यू नीड टू रिप्लेस दैट हार्मोन फ्रॉम आउटसाइड। Okay. बहुत लोग सोचते हैं कि हम थायराइड को ठीक करने की दवाई खा रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली द हार्मोन बीइंग सप्लाइड टू यू फ्रॉम आउटसाइड to take care of your metabolism, other problems in form of a tablet, which is generally taken on an empty stomach. खाली पेट खानी होती है सुबह, और आधा पौना घंटा उसके बाद कुछ ना खाएं, बिकॉज अदरवाइज फूड उसके अब्जॉर्प्शन को रोकता है। अच्छा। बस ये बात होती है, ठीक है? एंड जनरली मोस्ट पीपल, एक बड़ा, वही जो हमने शुरू में बात करी थी कि इंडियन पीपल हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू, यू नो, सम काइंड ऑफ एन ईगो इशू की दवाई खानी पड़ रही है। अच्छा किसी को भी नहीं लगता, शायद मुझे भी जब लेनी होती है तो येस इट इज़ अ टास्क, आई अंडरस्टैंड। स्पेसिफिकली इस तरह की दवाइयाँ जहाँ पे ये बोला जाता है कि ये लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेंगी। हाँ, exactly, थायराइड exactly. और शुगर वाली But टैबलेट्स उसमें आती हैं। आई वुड से यहाँ पे थोड़ा सा हमको थॉट एंड एटीट्यूड चेंज करेंगे समझ के, तो इट विल बिकम ईजी ऑन आवर सेल्फ। तो जैसे सपोज प्रोटीन डेफिशिएंसी है आपको, प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो, थायराइड डेफिशिएंसी हो रही है तो थायराइड सप्लीमेंट ले लो। तो इट्स दैट सिंपल, मतलब उस दवाई को इट्स रादर अ सप्लीमेंट टू यू फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन इसका एक काउंटर है जो मतलब लोग सोचते हैं होंगे, आई एम श्योर, कि बाहर से ले लिया तो तो बाहर, हाँ वो भी है, मतलब बट वी हैव नॉट फिक्स द रूट कॉज हियर। या ओके, सो कमिंग टू दैट, यू नो, अभी जो कॉजेज रहे होंगे दे कैन बी इनटू टू कैटेगरीज। रिवर्सिबल, मतलब जो वापस हो जाएंगे खुद ही, कुछ हुआ बॉडी में, जैसे बॉडी हील कर जाती है, हाँ। वो भी हील कर गया।
तो बहुत सारी थायराइडाइटिस ऐसी होती हैं जो इन्फ्लेमेशन हुई, 2-4-6 महीने चली और खुद बॉडी ने मैनेज कर लिया और थायराइड हो गया फंक्शन अपने आप। ठीक हो गया। ओके। तो वहाँ पे आप इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर और थोड़ा बहुत आउट ऑफ रेंज आपका TSH है, तो मोस्ट लाइकली आपको फिजिशियन भी कहेंगे कि लेट्स फॉलो इट अप, ऑब्जर्व करते हैं। और इफ़ यू आर वेरी लकी तो हो सकता है वो रिवर्ट हो गया, ठीक है, हो सकता है। देर आर स्टोरीज वेयर इट विल बी रिवर्टेड, ऑलराइट। काफ़ी केसेस में क्या होगा कि बॉडी ट्राइड इट्स बेस्ट, नहीं हो पाया, तो यू माइट बी लेफ्ट आउट विद सम बर्न आउट थायराइड इश्यूज, तो वहाँ हो सकता है लंबी भी लेनी पड़े। और अगेन कमिंग बैक टू लाइक द लाइफ स्टाइल, मैंने कहा था ना, योग, मेडिटेशन, इफ़ वी इनकलकेट दम इन आवर लाइफ, so there are certain योग आसन्स meant for thyroid people which actually increase blood flow to the thyroid gland. ओके। So may actually give a certain amount of push. और योग कभी नुकसान नहीं करता, तो करने में कोई हर्ज नहीं है, राइट? मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये कर दोगे, ये वाला योग आसन करोगे तो थायराइड इशू खत्म हो जाएंगे, बट आई एम सेइंग कोशिश करी जा सकती है, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो हो सकता है कि यू सपोर्ट योर ग्लैंड विच इज ट्राइंग टू हील, है ना? और नहीं भी होता है तो एटलीस्ट योग आसन इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, एटलीस्ट तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, शुड बी डन along with that. All right. But then can I say that things like sleeping enough, Yes. if you are stressed, chronically stressed, तो stress कम करो। देखो chronic stress तो अभी हमने बात करी ना, chronic stress by increasing cortisol is harming every cell of our body. Yeah. Thyroid is no exception. ठीक है, तो वो तो हमने करना ही करना है। I mean, at least मैं ये चाहूँगी कि इसमें से बड़ी बड़ी बातें छोड़ दें after listening to our conversation, if somebody is listening to it. So I would like the people to at least get back to a simpler lifestyle. Okay. ये फैशंस जो है ना कि देर रात जगना, मूवीज देखना, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल साधु संत सन्यासी बन जाओ, नो, हैव अ ग्रेट नाइट आउट विद योर फ्रेंड्स वंस इन अ वाइल, enjoy that special movie you want to see on that particular day, करो, but general routine which would be like 25 days in 30 days. तो आप टाइम से सो Yes. और टाइम से उठो। Yes. ओके। सो लास्ट क्वेश्चन एंड इसी का कंटिन्यूएशन में डॉक्टर प्रीति, कि यू आर अ डॉक्टर, योर हस्बैंड इज ऑल्सो अ डॉक्टर, यू आर रेजिंग 2 ब्यूटिफुल डॉटर्स, हाउ आर यू गाइज टेकिंग केयर ऑफ योर ओन हेल्थ एंड टेल अस मोर, उस बारे में थोड़ा बताओ। So, like we are school buddies, so we have a sports background, एग्जैक्टली। and thankfully my husband also has a sports background. So we know the importance of sports, exercise. So we definitely exercise. At least my husband is a die-hard exercise fan. Okay. He would work out for 1.5 or 1 hour or even 2 hours every day. Awesome. Okay. I am not that consistent, but again, I'm a little more genetically bestowed, I would say. Okay. तो मेरा काम थोड़े कम में भी चल जाता है, बट इट्स नॉट ए मैसेज कि ना करें, बट आई डू, आई स्विम, आई डू योगा एंड सम अमाउंट ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। रही बात बच्चे की, बच्चों को आप बोल के नहीं करवा सकते, बच्चे वो करेंगे जो वो देखते हैं। सिंस दे आर सीइंग देयर फादर एंड मदर इनटू फिजिकल एक्टिविटी, हमारे बच्चे भी करते हैं। दे आर इनटू लॉन टेनिस, स्केटिंग, कराटे, जिम्नास्टिक्स, इतने सारे स्पोर्ट्स। स्किपिंग रोप, या हमारे स्कूल में तो एक ही अलाउड था ना। एक अलाउड था, या सो दे आर अलाउड टू एक्सप्लोर एंड चेंज। सो अभी छोटे हैं, सो दे आर काइंड ऑफ फाइंडिंग देयर लाइकिंग। और अगर कुछ स्पोर्ट्स में इफ दे आर नॉट एबल टू एक्सेल, एटलीस्ट दे आर डेवलपिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट? सेकेंड थिंग, डाइट। वी हार्डली गो आउट टू ईट। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा इसलिए बिकॉज अगेन बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन, अ हाइजेनिकली हेल्दी food, and that food being eaten in a quiet, healthy, happy environment with family. Okay. So how old are your daughters? So older one is 12 and a half and younger is 8 and a half now. So 12 and 8, I am sure they would insist कि बाहर चलें या बाहर से मंगाएं. How मतलब वो environment कैसे बनाएं? Okay. That is because that is
that is what people struggle with. Struggle with, yeah. So one thing is, like I said, we, for no reason, you know, we don't go out. One thing. Unless we don't even starve them, you know, कि बहुत मन है तो बिल्कुल नहीं खाना. No. But you know, initially when they were smaller, they did not even know what's a pizza, what's a burger, Till what age? until we introduce it to them, correct? बच्चे को कहाँ से पता चलता है कि पिज्ज़ा इज़ एन ऑप्शन? या तो टीवी से, या आप उसके सामने उसके पेरेंट्स खा रहे हैं बैठ के. So were not they watching TV? no. Wow. कितने I mean, please don't take me wrong and don't think we are Hitlers to our children. We don't own a TV as such at home. Okay. Okay. And that is the most interesting thing we have discussed till now. Yeah, me and my husband. And most useful, I guess. After our marriage, we've never owned a television at our home. Okay. It might come as a shock. But it's not that we are aloof from the virtual world. We have a projector. We have created a home theater, which is like Google enabled. And we monitor screen time under parental control to 1 hour each day to our daughters, where good relevant content is watched and enjoyed by them. They are not like away from that world, but they are indulging right with parental control. But they're not allowed to just pick up a remote and just keep watching. Exactly. And keep watching. Like I said, that being a couch potato and just scrolling through different channels and mindless watching, wherein anything and everything is kind of silently percolating into your brain without even realizing when it became your preference, your choice. All right, so we've just kept a watch on them, and they've grown very beautifully, seeing things that have helped them grow as children and have kind of maintained their innocence as well, which is a beautiful thing to see. So Preeti, one question is, a lot of parents these days, they use TV since they do not have time for kids as much, they use TV as substitute. Okay. है ना? तो how do you, because you guys, both doctors, I am sure really busy, how do you take care of that? And plus it's not just TV, मोबाइल भी है, सोशल मीडिया है. राइट, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. पहले इन आवर टाइम्स पेरेंट्स का इशू क्या होता था कि बच्चा पढ़ ले, कुछ बन जाए और पैसे कमा ले कल को. आज के टाइम में एज अ पेरेंट, इफ आई से माई मेन कंसर्न इज आई नो दैट माई चाइल्ड हैज़ अ गुड IQ, विल probably be something, yeah, I know, and with the kind of environment, genetic makeup, everything. My concern is my child emotionally stable, and can the child stay away from the distractions that are on the way? And the distractions keep changing as they age. Absolutely. And the world is changing. Yeah, the world is changing, and it's all open right on a platter to them. You have to keep them away, right? So here comes the role of habit formation. Okay. Something that has to be ingrained from the childhood. और I'm not vouching, मैं ये दावा नहीं कर रही कि मेरे बच्चे कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं होंगे, because I have raised them so. They will have their hardships. They might have their moments. And we are just humans, It's so easy to get off track. But habit forming एक बहुत अच्छी बात ही होती है. जैसे now you and me, हम घर के खाने पे बड़े हुए. We might enjoy parties, foods. Maximum कितना दिन खा लेंगे? 5 days in a row? ज़्यादा है, 2 दिन मेरे ख्याल 2 दिन शायद. As we have aged now, तो 2 दिन. हाँ, कॉलेज में शायद 5 दिन, 6 दिन. But what do you get back to? The thing you enjoyed most in your childhood. चाहे वो चावल दाल था. Exactly. ठीक है. चाहे वो रोटी दाल थी, whatever. तो वो क्या होता है? Your comfort zone, है ना? Falling back to your routine, your habit. हैबिट्स होंगी ही नहीं तो बच्चा तब लॉस्ट हो जाता है. कहाँ फॉल बैक करे, क्या करे? सो आई एम नॉट सेइंग दैट हम स्ट्रिक्ट हैं, हम खाने ही नहीं देते. हमारे बच्चे को पिज़्ज़ा खाना है, वी टेक देम आउट. बट ऑन नॉर्मल डेज वी डोंट एनकरेज इट. एंड सटनली क्या होता है, बच्चों को भी पता चल जाता है. एंड you'll be surprised, not that we've kept our little one deprived. Somehow she could never taste the develop for all of this, which is like a blessing in disguise now. तो एंड मूविंग सो ऑन, फ़ोन्स का जैसे आप कह रहे थे. सो वी डिड नॉट गिव देम मोबाइल्स, दो वी वर वेरी बिजी. सो वी हैव ट्राइड टू बी क्लोजर टू आवर फैमिलीज
because if you are close to one of your grandparents, it's like the biggest boon on earth, right? Okay. Yeah. Then you can employ some amount of help with you, you know, so that, I mean, what I feel as a mother, I would rather outsource my rest of work so that I can be with my kid. Whatever I can outsource. But do not outsource parenting. Yes, do not outsource parenting, right? क्योंकि आपको कोई सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, मदर को, फादर को, मैं दोनों की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मदर के होने से हो जाएगा. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ग्राउंड रूल्स हैव टू बी सिमिलर फॉर बोथ मदर एंड फादर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मदर ने पूरा दिन एक रूल फॉलो करवाया और शाम को आते ही पापा ने सारे खराब कहा कर कि अरे दिया. बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो पिज्जा मंगाते हैं. पिज़्ज़ा मंगाते हैं. सो पेरेंट्स हैव टू बी ऑन द सेम पेज फॉर बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लकीली माई हस्बैंड इज द बिगेस्ट सपोर्टिंग मैन दैट आई नो. He is certainly. Yeah. And then speaking of phones, yeah, we've not allowed them any kind of screen times. But now, like I told you, 12.5 और 8.5 साल का बच्चा आज के दिन. So Sundays we give them phone for an hour, and it's the happiest hour of their Sunday, or probably the whole week. And then we have all the games that they want to play downloaded on our phones. Okay. So They only don't- 1 hour per week. Yes. Apart from that, one of the disadvantages these days is that we have school applications which, you know, send homework on Online phones, classes भी होती online हैं. classes. So I don't encourage much. I rather teach myself, you know. It's a bonding time and spending time together for a constructive reason, mostly. अगर हाँ मेरी मजबूरी है तो yes, why not? तो वो मजबूरी वाले पार्ट हैं. और उतना बच्चे को टेक सेवी होना भी चाहिए. यू कांट जस्ट लेट देम लैग बिहाइंड इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. ठीक है, तो वो यू नो समहाउ थैंकफुली इट्स गॉड्स ग्रेस कि बच्चे टेक सेवी भी हो गए हैं एंड दे आर नॉट लाइक एडिक्टेड और ट्यून्ड इनटू इट कम्प्लीटली. और अब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो प्रॉबली वो समझने भी लग गए. Good and bad. Yes, good and bad. Slowly it is coming to them. And like I said कि ये सब बताने से कोई मेरा ये दावा नहीं है कि मेरे बच्चे you know perfect रहेंगे, सब ठीक करेंगे. But I know even फेल if भी होंगे, सब होगा. कुछ गलत डिसीजन भी लेंगे, बट आई गेस It's a part of growing up. they are well equipped To handle handle and fall as- back to a safe Exactly. zone because they know the safe zone. as compared to any other child who not been given that kind of attention. Yes, probably. And then because we are spending a lot of time together, that definitely helps with the bonding part, you know. So I think that's it. या थैंक यू सो मच प्रीति. मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला. मतलब नॉलेज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इश्यूज़ कितने सारे हमने डिस्कस किए, एंड स्ट्रेट अवे लर्निंग फ्रॉम अ डॉक्टर एंड देन दिस विजडम ऑफ पेरेंटिंग. थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर आई विल कॉल यू अगेन My pleasure. 2-3 महीने में फिर से नए सवालों के साथ. Definitely, it'll be fun. आई विल कॉल यू And अगेन. thank you for having me over here. थैंक यू सो मच. See you soon. तो गाइज आई एम श्योर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. जो भी डिस्कस हुआ उस पर कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट्स में पूछो. और अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो प्लीज़ अपनी फैमिली ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करो, पुण्य मिलेगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वन.